बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नावल्स कॉटेज में खुशामदीद। हमारे आज के नावल का नाम है उल्फत सी हो गई है और इसकी राइटर है इफ़त सहर ताहिर। जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चलें शुरू करते हैं आज का नावल। आई लव यू। मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, मुझे छोड़ के मत जाओ, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। वो घुटनों के बल उसके सामने बैठा गिड़गिड़ा रहा था। वो 20 बरस का लड़का फूट फूट के रो रहा था उसके लिए जो उसे छोड़ के हमेशा के लिए जा रही थी। वो बेहद बेयकीनी के आलम में गोया पत्थर बन गई थी। प्लीज़ मैं मर जाऊंगा, मत जाओ। वो जानता था कि वो हर हाल में उसे छोड़ के जाने वाली है, मगर वो उसे रोकने के लिए कुछ भी करने को तैयार था। बकवास बंद करो आलियान, तुम। गुस्से के मारे उसकी आवाज़ फट सी गई। कुछ कहने को सूझा ही नहीं। उसने आगे झुककर अपने हाथ उसके पैरों पर रख दिए। वो तरफ के पीछे हटी। आई लव यू रियली। और मैं। वो आज के मौके को हाथ से जाने नहीं देना चाहता था। किसी भी सूरत उसे यकीन दिलाना चाहता था इस मोहब्बत का जो वो उससे करता था, मगर वो इस कदर इश्तियाल में आ जाएगी ये आलियान ने सोचा भी ना था। उसने मुट्ठी में उसके बालों को जकड़ा और दूसरे हाथ से तराह तराह 2-3 थप्पड़ उसके मुंह पर दे मारे और फिनकारी। कल को जब किसी खूबसूरत लड़की के साथ शादी करोगे तो ये बेवकूफ़ी और बचकानापन याद करके हंसोगे, मजाक उड़ाओगे खुद अपना, फिर ये अल्फाज कहना ज़रा मुझसे। और फिर वो चली गई हमेशा के लिए, मगर उसे औरतों के लिए, शायद औरतों को उसके लिए शजरे मुमनुआ बनाकर। वो कंप्यूटर के सामने बैठा था। उसके कमरे का दरवाज़ा बजा और साथ ही खुल गया। हेलो एवरीबॉडी। वो चहकती आवाज़ सारा की थी। पापा घर पे नहीं है। वो उसकी तरफ मतवजा हुए बगैर हाथ माउस पे रखे और नजरें मॉनिटर पर जमाए रुखाई से बोला, तो क्या हुआ, पापा का बेटा है ना घर पे, हम उसी से काम चला लेंगे। शट अप सारा। वो नागवारी से बोला। ओह, सारा ने जैसे मज़ा लिया। इतने अच्छे लगते हो गुस्से में कि पता नहीं क्या क्या जी चाहने लगता है। वो शरारत से बोली, मेरे पास तुम्हारी बकवास सुनने का वक्त नहीं है सारा। अगर तुम पापा से मिलने आई हो तो वो मैं तुम्हें बता ही चुका हूँ। वो बहुत रुखाई और बदतमीज़ी का मुजाहरा कर रहा था, लेकिन उधर भी सारा ज़मान थी उससे टूट कर मोहब्बत करने वाली, उसके इश्क में गोडे गोडे डूबी हुई। उसकी तमाम तर बदज़बानी और बदतहजीबी के बावजूद लपक लपक कर यूं उसकी तरफ आती जैसे परवाना शम्मा की तरफ आता है, जल्दी मरने की परवाह किए बगैर। और मैंने भी तुम्हें बताया था कि मैं मामू जान से नहीं तुमसे मिलने आई हूँ, वो मासूमियत का मुजाहरा करते हुए बोली। अब मिली ना, नाउ गेट आउट। वो दोबारा कंप्यूटर की तरफ पलटा। जालिम इंसान, इसे मिलना कहते हैं। 4 बातें की हैं वो भी झुर्कियों में। इतनी दूर से मैं ये सुनने तो नहीं आई। वो शिकवा कना थी। मेरे पास यही कुछ है सारा ज़मान, इस दलदल में मत उतरो, धंस के रह जाओगी। वो सफाकी से बोला। उसके लबो लहजे की ठंडक सारा को लम्हा भर को गंग कर गई, मगर वो हमेशा की तरह खुश्क उन ख्यालात का लिबादा ओढ़ती मुस्कुराने लगी। अब तो धंस चुकी आलियान सिकंदर, गोडे गोडे डूब गई तुम्हारे प्यार में। प्यार का नाम मत लो मेरे सामने। वो गड़राया था। ओफो अली, तुम एंटी एलर्जी क्यों नहीं लेते, क्या एलर्जी है तुम्हें मोहब्बत से। वो झुंझलाई। आलियान की आंखों में सुर्खी उतर आई। 10 बरस पहले अपने चेहरे पे पड़ने वाले थप्पड़ में इससे उसने आग के शोले लपकते महसूस किए थे। उसका जी चाहा इसी तरह के थप्पड़ वो सारा के मुंह पर दे मारे, और उसने ऐसा ही किया उससे पहले कि वो कुछ समझती। आलियान के ये के बाद देख रहे 2 थप्पड़ों ने उसकी दुनिया हिला कर रख दी। वो कलीन पर उलट गई। ऐसा ऐसा सलूक किया था उसने मेरे साथ जब मैंने उसे बताया कि मैं उससे प्यार करता हूँ। ऐसे ही थप्पड़ मारे थे उसने मेरी मोहब्बत के मुंह पर। वो चिल्ला रहा था और वो रोना भूलकर बेयकीनी से उसे देख रही थी। मैं आलियान सिकंदर, एक कामयाब बिजनेसमैन, वालदेन का इकलौता बेटा और लाडला भी, मगर ये दुनिया ये किसी के लाड नहीं देखती। किसी को क्या मालूम ये कामयाब बिजनेसमैन अंदर से कितना नाकाम इंसान है। मोहब्बत में शिकस्त खोरदा वो अपने नीम तारीख कमरे में रॉकिंग चेयर पे झूलता अपनी ज़ात का कथारसिस कर रहा था, या शायद खुद अजियती पर उतरा हुआ था, अपने ही जख्मों के घृण नोचता। और ये सारा ज़मान है तो मेरी बुफी साथ, मगर इंतहाई बेवकूफ़, जज्बाती, दिल हाथों में लेकर फिरने वाली। जाने क्यों मेरे पीछे पड़ गई है। ये ठीक है कि बचपन से ही हमारे वालिदैन की मर्ज़ी थी कि सारा इस घर में ब्याह के रहे, मगर बचपन की ख्वाहिशात तो बचपन के साथ ही रुखसत कर देने में अक्लमंदी होती है। वक्त के साथ साथ इन्हें जवान नहीं करना चाहिए, वरना बहुत नुकसान का अंदेशा होता है। अब 2 मिसालें होगी। मैंने मोहब्बत की तो मार खाई, जलील हुआ, यही सारा के साथ हुआ और होना भी चाहिए था। जो मोहब्बत करता है उसे मार ही खानी पड़ती है। एक शख्स जो अपनी ज़िंदगी गुजार चुका हो, मोहब्बत कर लेना ज़िंदगी गुजार लेने के ही मुतरादिफ है ना। तो एक शख्स जो अपनी ज़िंदगी गुजार चुका हो उसे यूं बहकाना चे मायनी वारत। मैंने थप्पड़ खाए और साथ ताना भी। इसे अच्छी तरह याद था। उसने कहा था, कल को जब तुम किसी और के साथ ज़िंदगी गुजारोगे तो तुम्हें इस बचपने पर हंसी आएगी। उसकी आंखें दुख की शिद्दत से जलने लगी।
मैं तुम्हें बता दूंगा, मैं कोल हारने वालों में से नहीं हूँ। तू जो नहीं है तो और कुछ भी नहीं है। ये ज़िंदगी तुम्हारी ही याद में गुजरेगी। उसकी आंखों में लाली उतर आई थी। ये सुरैया खाला भी ना ज़रा अच्छे पराठे नहीं बनाती पापा। वो फ़कत छुट्टी वाले रोज़ पराठा खाता था, मगर वाई किस्मत, जितना उसे पराठा अच्छा लगता था उतना ही सुरैया खाला बुरा बनाती थी। तो बेटा जी, इसका बहुत आसान हल है। वो अपने फ्रेश ऑरेंज जूस का घूंट भरते ग्लास रखते हुए बोले। वो क्या? वो पराठे वाली प्लेट बड़े खिसकाते हुए इश्तियाक से पूछने लगा। वेरी सिंपल, शादी। वो आराम से बोले। आलियान संभला। तो कर लेना पापा, मेरी तरफ से आपको पूरी इजाज़त है। मैं इन बटों में से बिल्कुल नहीं जो बाप को कुछ भी करने की आज़ादी नहीं देते। वो इत्मीनान से बोला। शट अप, मैं तुम्हारी बात कर रहा हूँ गधे। वो हंसे। आलिया ने पराठे वाली प्लेट दोबारा अपनी जानिब खींची। खैर, अब खाला इतने बुरे पराठे भी नहीं बनाती कि बंदा अपनी ज़िंदगी बर्बाद करने की सोचने लगे। सोचो आलियान सिकंदर, सोचो। 30 बरस के हो गए हो। इस उम्र में मेरी गोद में तुम्हें आए 2 बरस हो गए थे। उन्होंने तंज किया। आपको ही जल्दी थी गले में फंदा डालने की। वो इत्मीनान से बोला। इस बात का महरूमा को भी एहसास था, तभी तो इतनी जल्दी आज़ाद कर गई इस फंदे से। वो उदास होने लगे। ओफो, अब फिर से अपनी लव स्टोरी लेके बैठ गए। हम कुछ और बातें कर रहे थे। वो जल्दी से उनका ध्यान बटाने को बोला। हाँ, तुम्हारी शादी की। नहीं, खाला सरैया के बुरे पराठों की। वो मुकर गया। बोर मत करो यार, कोई रौनक मेला लगाओ घर में। तुम्हारे 10-12 बच्चे इस घर में उछले कूदे, मेरा भी दिल बहले। वो उसके पक्के यार थे। 10-12 बच्चे यानी 3-4 बीवियाँ। उसने भवें उचकाई तो वो हंस पड़े। ये तो तुम पर मुनहसर है, मुझे तो बस 10-12 बच्चे चाहिए। ये तो आपने अपनी मर्तबा सोचना था सर। मैं तो मनसूबाबंदी वालों के मंसूबे फेल नहीं कर सकता, वो भी इतनी बेजिगरी से कि इकट्ठे 10-12। वो बहुत दिनों के बाद रिलैक्स मूड में था। नहीं, कोई टेंशन नहीं, एक एक करके भी 10-12 जमा कर सकते हो तुम हो। उन्होंने उसे तसल्ली दी थी। एक और एक भी 11 होते हैं, उसने यकीन दहानी कराई। मगर दर हकीकत फ़कत दो, वो भी उसके बाप थे। चलें, आपकी खाते आपकी तरह दो के बाद फुल स्टॉप तो नहीं होगा ना। वो अब की बार अपनी बात कहकर हंसने लगा था, और इतने दिनों के बाद यूं हल्के फुल्के मूड में बातें करता वो उन्हें बहुत अच्छा लगा था। तो फिर सारा के मतलब क्या ख्याल है तुम्हारा? उन्होंने सरसरी अंदाज में पूछा, तो वो भी उन्हीं के अंदाज में बोला। अच्छा है। यानी कि तुम मुझसे शादी कर सकते हो? वो खुश होते हुए बोले। नहीं, अब इतना भी अच्छा नहीं है कि उससे शादी ही कर ली जाए। बात को मजाक में ना डालो। वो खफा हो गए। और आलियान संजीदा। आप जानते हैं मैं मजाक नहीं कर रहा पापा। हम एक बहुत अच्छी और मुतमिन ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तुम्हारे ख्याल में? उन्होंने उसे जितलाया। वो ठटका। मेरे ख्याल में तो हम दोनों ही बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं पापा। उसने ठहरे हुए लहजे में कहा। ये नॉर्मल इंसानों जैसी ज़िंदगी नहीं है अली। घर से ऑफिस, ऑफिस से घर, बीच में एक आध दोस्त से मुलाकात, और बस। उन्होंने उसे झिड़का। नाराज़ ना हो तो मैं सीरियसली कहूँगा पापा, मुझे रत्ती भर भी एतराज़ नहीं है। आप चाहें तो नए सिरे से अपनी ज़िंदगी शुरू कर सकते हैं। कोई आपको देख के कह भी नहीं सकता कि आप 58 हैं। वो बड़ी बेनियाजी से कहता उन्हें गुस्सा दिला गया। हर बात मजाक में नहीं होती आलियान। मजाक कौन कर रहा है पापा? मैं बिल्कुल सीरियस हूँ। और जहाँ तक बात है शादी की, तो वो मैं भी नहीं कर रहा, और सारा से तो बिल्कुल भी नहीं। वो कतई से कह रहा था। कई लम्हों तक तो वो सारे लफ्ज़ भूले बेयकीनी से उसे देखते रहे। सारा में क्या बुराई है? ये मैंने कब कहा? मगर वो मुझे सूट नहीं करती। बहुत बचकानापन है उसमें। मुझे मैच्योर लड़कियां बेहतर लगती हैं। वो जैसे किसी प्रोडक्ट के मुतल्लिक गुफ्तगू कर रहा था। शादी के बाद लड़कियां मैच्योर हो जाती हैं, डोंट वरी। उन्होंने अब की बार इत्मीनान से कहा। मगर मैं फ़िलहाल शादी नहीं करना चाहता। वो आहिस्ता आहिस्ता झिलाने लगा था। तुम मुझे कोई खुशी नहीं देना चाहते? वो बिगड़ने लगे। ये मैंने कब कहा? तो फिर जो मैं कह रहा हूँ वो खामोशी से मान क्यों नहीं लेते? फैज़ान के बाद तो जैसे इस घर से खुशियाँ रूठ गई हैं। उसे देखो, माँ का कितना फर्माबरदार था, या शायद थोड़ी उम्र लिखवा के आया था, इसलिए सारी खुशियाँ दिखा गया। एक बार ही एतराज़ किया होगा उसने। उधर 25 का हुआ, उधर उसकी माँ अपनी बहू को ब्याह के घर ले आई। ये घर कैसे खुशियों से भर गया था। तुम भी तो कितने खुश थे। वो बेहद जज्बाती होने लगे थे। और आलियान सिकंदर, उसकी हालत हालत अजीब सी होने लगी। वो उन्हें माजी के समंदर में गोता लगाने से रोकना चाहता था, मगर हिम्मत नहीं कर पा रहा था। फैज़ान उससे बड़ा था पूरे 10 बरस, मगर इतने वसी फ़र्क के बावजूद फैज़ान उससे बहुत प्यारा था वाकई। अभी वो तालीम से फारिग होकर ऑफिस जाने ही लगा था कि माँ ने बेटे के पैरों पर खड़े होने की खुशी में उसकी शादी भी कर दी। और वो माँ का इतना फर्माबरदार कि एक मरतबा के बाद दोबारा एतराज़ नहीं किया। तब ये घर रौनकों से भर गया था। उमैमा क्या इस घर में आई? जैसे घर का नक्शा ही मुकम्मल हो गया। उसने आते ही अपने हुस्न सलूक और मीठी अदात से शोहर ही क्या, सास ससुर और देवर का भी दिल मुट्ठी में कर लिया था। जितनी प्यारी उसकी शक्ल थी, उतनी ही प्यारी तबीयत। और आलियान सिकंदर, भाई का तो लाडला था ही, भाभी को भी प्यारा हो गया। और आलियान, नया नया फर्स्ट ईयर फूल, उसे भी खुद से 5 साल बड़ी भाभी
बहुत अच्छी लगती थी। नाश्ता कराने, खाना खिलाने के लिए फिक्रमंदी से पीछे भागती, और ऐसे में फैज़ान जैसे रोमांटिक बंदे के साथ कई हल्के फुल्के सीन आलिया की नज़र में आते रहते थे। फैज़ान का बेखुद होकर उमैमा को तकना, उसकी अच्छी ड्रेसिंग पर तारीफ़ों के पुल बांधना, और ऐसे में उमैमा का सुर्ख पड़ता चेहरा और शर्मो हया। मैं भी ऐसी ही लड़की से शादी करूंगा, आलिया ने बारहा सोचा था। और उधर फैज़ान शायद थोड़ी हुई उम्र लिखवा के आया था, शादी के महज 4 बरस बाद, अभी जबकि उमैमा की गोद भी हरी ना हुई थी। महज 29 बरस की उम्र में इन सबको रोता छोड़ गया। रात को उसके बालों में उंगलियां फेरते फेरते सो जाने वाला, जाने कब सांस का बंधन तोड़ गया वो उसके बाजू पे सोती रह गई। एक क़यामत ही जिसका सामना था। मौत तो मौत ही होती है, मगर इस कदर जवान मौत की खुशियाँ भी जिसकी मुंतज़िर थी, और वो नए सफ़र पर निकल गया। और महज 3 माह के बाद माँ भी उसी सदमे में खुदा को प्यारी हो गई। तो पीछे रह जाने वाले तीनों नफूस गुमसुम से खुदा की रज़ा को समझते रह गए। और आर्यन को अच्छी तरह याद था वो दिन जब उमैमा ने पापा से वापस घर जाने की इजाज़त बात की थी। पापा तो हैरान रह गए, मगर आर्यन को क्या हुआ था? सारे 19 बरस का वो लड़का रोए चला गया। वो खुद भी रोने लगी। तब वो शांत हो गया। उसे लगा कि अब वो रुक जाएगी, कभी वापस नहीं जाएगी। अपनी माँ के अलावा उसने उमामा ही को औरत के रूप में इस घर को समेटते देखा था। अब वो उसे कभी खोना नहीं चाहता था, मगर उसी एहसास में उसे पता नहीं चला उमामा के प्यार को वो किस रुख पे ले जा रहा है। वो वापस नहीं गई, मगर फिर वालदैन के मजबूर करने पर वो मान गई। तो सिकंदर अजीज़ भी इस बार कुछ ना बोले। किस रिश्ते, किस बट्टे पर उसे रोकते? जिससे महरम का रिश्ता था वो ही ना रहा, तो नौजवान लड़की को किस रिश्ते से रोके रखते? उसके सामने अभी पूरी ज़िंदगी पड़ी थी गुजारने को, सो उन्होंने उसे जाने की इजाज़त दे दी। मगर आलिया ने जब सुना तो साकित रह गया, और फिर जैसे पागल हो गया। पापा ने उसे बहुत समझाया, लोगों की सोच बताई, मगर वो सब कुछ समझ कर भी समझ नहीं पा रहा था। मैं खुद उनसे बात करता हूँ। वो ना मांग के लिए उसके कमरे में चला आया। वो भी नहा के निकली थी, ड्रायर से बाल खुश्क कर रही थी, बिना दुपट्टे के अपने ध्यान में मगन। तभी दरवाज़ा खुलने की आवाज़ नहीं आई। आईने में आलियान को देखा तो गड़बड़ा कर ड्राइवर ऑफ करके रखा, और पलट कर जल्दी से बेड पर पड़ा दुपट्टा उठाकर ओढ़ा, और वो जो कहने आया था भूल कर यकटक उसे देखे गया। दरवाज़ा नॉक किए बगैर अंदर आना तहजीब के खिलाफ है। वो तादीबी अंदाज में बोली, आप जा रही हैं? आलियान किसी ख्वाब से चौंका। हाँ। वह तकलीफ़ के एहसास में गिरी अपने बालों को रबर बैंड में जकड़ने लगी। आप मत जाएं, यही रहें हमारे पास। वो जज्बाती होने लगा। ये मुमकिन नहीं है आली, मुझे जाना ही होगा। सॉरी, मैं इस घर में तो नहीं रह सकती ना। वो मुश्किल खुद पर काबू पाए हुए थी। वो भी फैज़ान की यादों को सीने से लगाए बस यूं ही ज़िंदगी गुजारने का तहैया किए हुई थी। मगर उसके वालिदैन उसकी वापसी पर मुज़र थे। वो उनका कहा टाल नहीं सकती थी। आप इनकार कर दें अपनी अम्मी अबू को, हम यहाँ कितने खुश हैं। खुशी अब कहाँ, अब तो महज ज़िंदगी गुजर रही है, और ज़िंदगी तो कहीं भी गुजारी जा सकती है। वो सोच के फीके अंदाज में मुस्कुरा दी। हमें आपकी आदत हो चुकी है, हम कैसे रहेंगे? वो बड़ा फरोख्ता होने लगा। उमैमा का हाथ उसने अपने हाथों में थाम लिया। आदतों को बदला भी जा सकता है आलियान, और चंद दिनों या महीनों की बात है, तुम भूल भी जाओगे। वो जानबूझकर हंसी थी। नहीं, उसने सख्ती से कहते हुए नफ़ी में सर हिलाया। ये कभी नहीं हो सकता, मैं आपको कभी नहीं भुला सकता। आप जानती हैं आप मेरी आइडियल हैं। हम राब्ते में रहेंगे आलियान। फ़ोन, मैसेजेस, इंटरनेट, अब तो दूरी भी दूरी नहीं रही। वो उसे तसल्ली दे रही थी। नहीं, आप यहाँ से कहीं नहीं जाएंगी, वो अटल लहजे में बोला। तो उसके अंदाज उमैमा को उलझन में मुब्तला करने लगे। खुद से उसके लगाव से वो अच्छी तरह वाकिफ़ थी, मगर वो उम्र के इस हिस्से में तो था ही कि उसकी मजबूरी को समझ सकता। मुझे जाना ही है आलियान, और ये बात तय है। अपना हाथ उसके हाथों की ग्रीफ से निकालते हुए वो दो कदम पीछे हट गई। बेहद संजीदा और कुछ रुखाई से कहे अल्फाज ने आलियान को धचका पहुंचाया था। आप यहाँ खुश नहीं हैं। मेरी खुशी फैज़ान था आली। तुम लोगों के साथ मैं रह तो रही हूँ, मगर वो जो मेरी ज़िंदगी था वो ही नहीं रहा। तो ये खोखले कह कहे दर हकीकत खुशी नहीं कहला सकते। वो दुख की धुंध में घिरने लगी। और मैं? वो बेताबी से पूछने लगा। तुम? वो ठटकी। क्या आप मेरे लिए यहाँ नहीं ठहर सकती? वो पुरएतमाद था। आई लव यू, आप जानती हैं मुझे भी तुम बहुत प्यारे हो आलियान, मगर तुम बात को समझ नहीं रही। बेवकूफ़ी में ज़िंदगी नहीं गुजरती, बहुत से मुश्किल फ़ैसले भी करने पड़ते हैं। वो उसे समझाते हुए बोली, मगर वो भी उसी नुक्ते पर था। मैं वाकई में आपसे मोहब्बत करता हूँ उमैमा। अब की बार उमैमा को झटका लगा। वो उससे बहुत कम भाभी कहकर बुलाता था, ज़्यादातर आप जनाब ही से काम लेता था, मगर इस तरह बदतमीज़ी से उसका नाम नहीं लेता था। वो खंकारी और बेहद संजीदगी से बोली, तुमने खुद सबूत दे दिया कि अब हमारा रिश्ता वो नहीं रहा आली। तुम मुझे भाभी भी नहीं कहना चाहते। हाँ, नहीं कहना चाहता, मगर मैं हमेशा के लिए आपको अपने पास रखना चाहता हूँ, इसी घर में। वो चीखा था। शट अप आलियान, वो नागवारी से बोली। उसे कुछ गलत होने का एहसास होने लगा था। तुम अब जाओ, मुझे पैकिंग करनी है। कल अबू मुझे लेने आ रहे हैं। पापा से इजाज़त मैं ले चुकी हूँ। वो एकदम अजनबी सी बन गई। अम्मी भी नहीं, आप भी नहीं होंगी तो हमारा क्या होगा? वह हवास बाख्ता हो गया। उमैमा को उस पर तरस आने लगा, और प्यार भी।
بھائی اور ماں کے مرنے کے بعد تو وہ بالکل بچہ ہی بن گیا تھا اور امیمہ نے بھی اسے یوں ہی سمیٹا تھا کسی ننھے بچے کی طرح، مگر اب زندگی ایک نئے رخ پر چل پڑی تھی جسے بدلنے سے وہ خود بھی قاصر تھی۔ اس کے ماں باپ اسے یوں زندگی برباد کرنے کی اجازت دینے والے نہیں تھے۔ ہو سکتا ہے اگلے 2-4 برسوں میں وہ اسے پھر سے بیاہ دیتے۔ ابھی وہ محض 25 برس کی تھی۔ کچھ بھی نہیں ہوگا، چند دن مشکل ہوگی، پھر سب سیٹ ہو جائے گا۔ خالہ ثریا سرونٹ کوارٹر میں ہی آ گئی ہیں اپنی فیملی کے ساتھ، انہیں میں نے سب سمجھا دیا ہے۔ وہ ہلکے پھلکے انداز میں بولی تو وہ بے یقینی سے اسے دیکھنے لگا۔ آپ واقعی چلی جائیں گی؟ آلیان مجھے تنگ مت کرو پلیز امیمہ پلیز، وہ دفعتاً گر گرانے لگا۔ امیمہ سر تپان دیکھی آگ میں جل اٹھی۔ شٹ اپ آلیان، خبردار جو تم نے میرا نام پکارا تو جاؤ یہاں سے۔ نہیں، پہلے تم کہو کہ تم واپس گھر نہیں جاؤ گی۔ وہ پاگل لگ رہا تھا۔ امیمہ کے حواس باختہ ہو گئے۔ آلی یوں بات کرو گے مجھ سے؟ وہ ایک دم سے ہار کر شکست خوردہ تھا، گھٹنوں کے بل اس کے سامنے گر گیا۔ آئی لو یو، میں تم سے محبت کرتا ہوں، تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا، مجھے چھوڑ کے مت جاؤ۔ وہ اس کے لیے رویا، گر گرایا، اس کے پاؤں بھی پڑ گیا، مگر بدلے میں امیمہ نے اسے کیا دیا؟ تھپڑ، 3 تھپڑ، جن کی جلن آج بھی وہ اچھی طرح محسوس کر سکتا تھا، اور ایک تانا، کل کو جب اپنی خوبصورت سی بیوی کے ساتھ زندگی گزارو گے تو یہ بیوقوفی یاد کر کے ہنسو گے۔ اور پھر وہ چلی گئی، مگر یہ تانا آلیان سکندر کے دل میں تیر بن کے پیوست ہو گیا۔ وہ کیا سمجھتی تھی میں اس سے محبت کا ناٹک کر رہا ہوں، یا میری محبت میں کوئی کھوٹ ہے؟ میں اسے دکھا دوں گا، میں پوری زندگی اس کے نام پہ بیٹھ سکتا ہوں۔ اس بے وقوفی پہ ہنسنے کی بجائے میں اسے پوری زندگی پہ محیط کرنا چاہتا ہوں۔ جو وہ تھی وہ کوئی عورت نہیں ہو سکتی۔ آلیان سکندر نے پتھریلے انداز میں سوچ لیا تھا۔ وہ چلی گئی، مگر عورتوں کو اس کے لیے شجرے ممنوعہ بنا گئی تھی۔ بیٹھے بیٹھے وہ جانے کتنے سالوں کا سفر کرایا تھا، اور اب یہ سارا زمان اس نے دانت پیسے اس کی اکلوتی پھپھو کی نازو پلی بیٹی اس کی جان ہی کو آ گئی تھی۔ یہ ٹھیک ہے، سب کی خواہش تھی وہ آلیان کی بیوی بن کر اس کے گھر میں آئے، مگر اسے یہ بھی تو سوچنا چاہیے کہ آلیان ایسا نہیں چاہتا۔ گزرے 10 برسوں میں اس کے مزاج میں بہت بڑی تبدیلی آئی تھی۔ وہ خوابوں میں جینے والا رومانٹک سا لڑکا ایک آئس برگ بن گیا تھا، ایک گلیشیئر یا پھر تند مزاج، منٹوں میں بکھرنے والا۔ اور اب یہ پاپا، اس نے گہری سانس بھر کے خود کو ریلیکس کیا۔ میں ہمیشہ آپ کو خوش دیکھنا چاہتا ہوں پاپا، وہ نرمی سے بولا۔ تو پھر تم سارا سے شادی پہ راضی ہو جاؤ۔ وہ بے حد خوش ہوگی۔ ہاں، مگر میری ایک شرط ہے، وہ کچھ سوچتے ہوئے مسکرایا۔ ہر شرط منظور ہے لکھتے جگر، وہ خوش ہوئے۔ یہ شادی تب ہی ہوگی جب پہلے سارا سے رضامندی لی جائے گی، اور آپ اس سے خود پوچھیں گے پاپا، پھوپھو نہیں۔ وہ اس کی طبیعت اچھی طرح صاف کر چکا تھا، اور ساتھ ہی اس کے سامنے اپنی گم گشتہ محبت کا اعتراف بھی ممکن ہی نہیں تھا۔ وہ نازو پلی اس خاردار راہ پر قدم ڈال دی، سو وہ مطمئن تھا، اسی لیے دفعتاً ہی اپنی رضامندی دے دی۔ اوکے، میں خود پوچھوں گا سارا سے، حالانکہ یہ سب کو پتہ ہے وہ تمہیں بہت پسند کرتی ہے۔ وہ اب پرسکون تھے۔ پسند کا کیا ہے پاپا، دنوں میں بدلتی ہے، ہو سکتا ہے وہ بھی کسی اور ہیرو کو پسند کرنے لگی ہو۔ وہ ہنسا، ذہن ہلکا پھلکا ہو چکا تھا۔ اسے دھیان آیا 1 ہفتہ پہلے ہی تو اس نے اپنی راہ صاف کی تھی، اب تو وہ آلیان کے سائے کے پاس بھی نہ آتی۔ پاپا آج پھوپھو کے گھر سے ہو کے آئے تھے۔ آلیان نے ان کے چہرے سے کچھ اندازہ لگانا چاہا، مگر تب ہی ان کے موبائل پہ کال آ گئی۔ وہ اٹھ کر باہر نکل گئے۔ وہ اطمینان سے سپورٹس چینل پہ کار ریس دیکھنے میں مگن ہو گیا۔ اگر کچھ زیادہ سیریس ہوتا تو وہ آتے ہی بات کرتے۔ وہ کب آ کے اس کے پاس بیٹھے آلیان کو خبر بھی نہ ہوئی۔ کیا بور کر رہے ہو یار، نیوز لگاؤ، انہوں نے کہا تو وہ چونک کر مسکرا دیا اور ریموٹ ان کی طرف بڑھاتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا۔ میں نے تمہیں تو جانے کو نہیں کہا، نیند آ رہی ہے پاپا، صبح ویسے بھی اسلام آباد جانا ہے۔ وہ سچ کہہ رہا تھا، تھوڑی دیر بیٹھو، کچھ بات کرنی ہے، وہ بولے تو ان کے تاثرات پر غور کرتا وہ بیٹھ گیا۔ کیا خبر سارا نے پورا واقعہ بھی سنا دیا ہو؟ ماں انکار کے؟ آج میں سارا سے ملنے گیا تھا۔ وہ سنجیدہ تھے اور آلیان تھوڑا سا پریشان۔ ساری بات تو پاپا کو پتہ نہیں چلنا چاہیے تھی۔ ہاں، بس وہ آلیان سے شادی سے انکار کر دی تھی، اینڈ دیٹس آل۔ جی پاپا، وہ سر جھکا کے بیٹھ گیا۔ میں نے خود اس سے پوچھا تھا تم سے متعلق۔ وہ بات کرتے کرتے رکے، پھر پوچھنے لگے، تم دونوں کی کوئی لڑائی ہوئی ہے؟ وہ تمہیں بہت برا بھلا کہہ رہی تھی۔ نہیں تو، وہ مکر گیا، وہ بھی تو سب چھپا گئی تھی۔ اچھا، بہرحال وہ پورے دل سے راضی ہے اس شادی پہ، اسے کوئی اعتراض نہیں، وہ اطمینان سے کہتے اسے بھگ سے اڑا گئے۔ منہ اٹھائے وہ بے وقوفوں کی طرح ان کا جملہ ڈیکوڈ کرتا رہ گیا۔ کیا بات ہے، یقین نہیں آ رہا؟ وہ ہنسے۔ آئی ڈونٹ بلیو دس، وہ بڑبڑایا تھا۔ اب اتنے بھی برے نہیں ہو یار، انہوں نے شانہ تھپکتے ہوئے گویا اسے حوصلہ دیا، مگر وہ اتنی ٹینشن میں تھا کہ مسکرا بھی نہ سکا۔ آپ نے خود پوچھا تھا، یعنی اس نے خود آپ کو جواب دیا یا پھوپھو کے ذریعے کہلوایا ہے؟ کم آن اولی، کہہ تو رہا ہوں، میں نے آمنے سامنے بیٹھ کے اس سے پوچھا ہے۔ اس نے صاف لفظوں میں کہا ہے کہ وہ اب اپنی ماں کی خوشی میں خوش ہے، اور یہ بھی کہ اسے اس شادی پر کوئی اعتراض نہیں۔ وہ بے حد مطمئن تھے۔
بہت عرصے کے بعد اس گھر کی رونقیں لوٹنے والی تھی۔ فضان اور امیمہ کے بعد تو یہ گھر ہنسی اور کہکہوں کو ترس گیا تھا، اور ان کی نسبت بہتر جو داغ جدائی دے گئی تھی وہ تو کبھی مٹ ہی نہیں سکتا تھا۔ مگر اب وہ ان بچوں کی خوشیوں میں انہیں اپنی خوشیاں تلاشنی تھی۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ مجھے نیند آ رہی ہے، اب یاد رکھنا میں زیادہ دیر نہیں لگاؤں گا۔ کل اسلام آباد سے ہو کے آؤ تو میں سفینہ سے شادی کی تاریخ مانگوں گا۔ منگنی کا لمبا چکر نہیں رکھنا۔ وہ سب طے کیے ہوئے تھے، اور وہ جو سوچ رہا تھا فی الحال منگنی کا ہی کا چکر چلائے گا۔ شادی تک کے پیریڈ میں وہ سارا سے کسی طریقے سے جان چھڑا سکتا تھا، مگر وہ تو اس کی ساری راہیں مسدود کیے دے رہے تھے۔ وہ بہت برے موڈ کے ساتھ اپنے کمرے میں آیا تو لہجہ بھر کو دونوں پسلیوں پہ ہاتھ جما کے وسط میں کھڑا رہا۔ جی چاہ رہا تھا ہر شے کو ٹھوکروں پر رکھ لے، تہس نہس کر ڈالے۔ وہ مشکل خود کو کنٹرول کر رہا تھا۔ تمہاری ہمت بھی کیسے ہوئی سارا زمان مجھ سے پنگا لینے کی؟ لگتا ہے میں نے تمہیں جو ٹریلر دکھایا ہے وہ تمہاری سمجھ میں نہیں آیا۔ اسے در حقیقت سارا سے دشمنی ہو گئی تھی۔ شروع ہی سے وہ علیان کے لفٹ نہ کروانے پر بھی اس کے آگے پیچھے پھرتی رہتی تھی۔ وہ جس قدر جھنجھلاتا اتنا ہی وہ انجوائے کرتی، مگر وہ یوں ساری عمر کے لیے سر منڈ دی جائے گی یہ اس نے کبھی سوچا نہ تھا۔ اس کی زندگی میں سارا تو کیا کسی بھی عورت کی کوئی جگہ نہیں تھی۔ اس کے اسلام آباد سے لوٹتے ہی واقعی پاپا نے پھپھو سے شادی کی تاریخ مانگ لی۔ فار گاڈ سیک پاپا، اتنی جلدی کیا ہے یہ پھندا لگانے کی؟ وہ جھنجھلا ہی تو گیا تھا۔ ایک وحشت لامحدود تھی جس کا وہ شکار تھا، مگر کوئی کیا سمجھتا؟ تو زندگی کا کیا بھروسہ؟ سو جلدی خوشیاں دیکھ لینی چاہیے۔ وہ آرام سے بولے، میں اتنی جلدی مرنے والا نہیں ہوں۔ وہ غصے سے بولا، مگر ان کی زرد پڑتی رنگت دیکھ کر فوراً ہی اس کا غصہ غائب ہو گیا۔ سوری پاپا، اگر تم شادی نہیں کرنا چاہتے تو مت کرو، مگر آئندہ اس طرح کی فضول بات مت کرنا۔ وہ زود رنج ہو رہے تھے۔ عالیان نے ان کے پاس بیٹھتے ہوئے ان کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھام لیا۔ آئی ایم ریئلی سوری پاپا، وہ نادم لہجے میں بولا تو وہ خوش ہو گئے۔ ٹھیک ہے، بس اب تم شادی کی تیاریاں کرو، شاپنگ کرو اور اپنے تمام فرینڈز کو انوائٹ کرو۔ باقی سارے معاملات مجھ پر چھوڑ دو۔ اوکے، وہ ہار مان گیا تھا، مگر اس نے سارا کو ایک کال ضرور کی تھی۔ تم نے انکار کیوں نہیں کیا؟ پھنکار کر پوچھا گیا۔ جواباً اس کا لہجہ اتنا ہی شانت تھا، ہم مانگنے والوں کو خالی نہیں لوٹایا کرتے۔ ماموں جان تمہارے لیے مجھے مانگنے آئے تھے۔ اس کے تلووں سے لگی اور سر پر جا پھوٹی۔ شٹ اپ سارا زمان، لاتوں کے بھوت ہو تم۔ میں تمہیں اچھی طرح سے سمجھاؤں گا، اس زبردستی کا نتیجہ بہت برا ہوگا۔ مجھے دھمکیاں مت دو، اتنے ہی مرد تھے تو اپنے پاپا کو گھر پہ ہی روکتے، آنے نہ دیتے ہمارے ہاں۔ سارا کے جواب نے اسے بھگ سے اڑا دیا۔ اس قدر فضول بات؟ وہ کھول کر رہ گیا۔ تمہیں تو میں اچھی طرح بتاؤں گا کہ میں کتنا مرد ہوں۔ سارا زمان دانت پیس کر کہا تو وہ قدرے تمسخر سے بولی، اس گھر میں میرے ماموں بھی رہتے ہیں، عالیان سکندر، وہ تمہیں اتنا بھی منہ زور نہیں ہونے دیں گے۔ اور تم کیا پاؤ گی اس شادی سے؟ عالیان سکندر کی نفرت؟ وہ صفاقی سے اسے آئینہ دکھا رہا تھا۔ تمہاری بیوی بن کے آؤں گی تو تم سے محبت بھی وصول کروں گی، عالیان سکندر۔ وہ بڑی مطمئن تھی، پتہ نہیں کون سی سردائی پی کے بیٹھی تھی۔ کھولتے ہوئے عالیان نے لائن ڈسکنیکٹ کر دی تھی۔ اس کے وجود میں خون کی جگہ جیسے لاوا دوڑ رہا تھا۔ کیسے کہہ دوں کہ مجھے چھوڑ دیا ہے اس نے؟ بات تو سچ ہے مگر بات ہے رسوائی کی۔ اس شعر کے مستاق سارا زمان بھی عالیان کو نہیں چھوڑنا چاہتی تھی۔ ایک زمانہ جانتا تھا کہ عالیان کی شادی سارا ہی سے ہونی ہے، پھر ایک دم اس رشتے سے انکار، وہ بھی کچھ سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ سارا تم فقط بے وقوفی کر رہی ہو، ان تلوں میں تیل نہیں ہے، بھول جاؤ عالیان سکندر کو، دنیا بھری پڑی ہے ایسوں سے۔ یہ اس کی عزیزاً جان دوست فائزہ تھی، شادی کے بعد جو کینیڈا چلی گئی تھی، مگر اس نے سارا سے مسلسل رابطہ رکھا تھا، فون پر بھی اور انٹرنیٹ پر تو روز رات کو لمبی چیٹنگ ہوتی تھی۔ ابھی بھی وہ آن لائن تھی۔ تم جانتی ہو میں نے اپنی آدھی زندگی عالیان سکندر کو سوچا ہے، اب دماغ کو کیسے کھرچوں؟ سارا نے لکھا تھا، اور وہ جو 2 تھپڑ مارے ہیں اس سے دماغ ٹھکانے پر نہیں آیا۔ وہ یقیناً غصے میں تھی، اسے کسی سے بے وفائی ملی ہے جانو۔ سارا نے اسے تسلی دی، شٹ اپ سارا، اپنی زندگی برباد مت کرو، پتہ نہیں کسی کو کتنی شدت سے چاہ چکا ہے وہ، بلکہ ابھی بھی چاہتا ہے، تبھی تو تمہیں لفٹ بھی نہیں کرواتا۔ اٹس اوکے، سارا نے مختصراً کہا۔ اٹس ناٹ اوکے سارا، جذباتی فیصلہ مت کرو۔ اسے کسی سے بے وفائی ملی ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ تم سے بدلہ لے یا پھر ویسا ہی سلوک کرے جیسا اس نے عالیان کے ساتھ کیا تھا۔ وہ در حقیقت سارا کے اس فیصلے کے خلاف تھی اور پریشان بھی تھی۔ پاس ہوتی تو اسے کبھی بھی اس اندھی کھائی میں چھلانگ نہ لگانے دیتی۔ اسے محبت کی ضرورت ہے فائزہ، اور تم جانتی ہو، بلکہ وہ بھی جانتا ہے، میں اس سے کتنی محبت کرتی ہوں۔ تب بھی بہت زبردست جواب دیا ہے اس نے تمہاری محبت کا۔ فائزہ کو غصہ آ گیا تھا۔ سب اچھا ہی ہوگا یار، میں اسے سدھار لوں گی، تم مسکرا دو اب۔ سارا نے لکھا تو جواباً اسے ہنسی کا سائن رسیو ہوا اور ساتھ 3 لفظ، تمہاری حماقت پر۔
سارا گہری سانس بھر کے رہ گئی، مگر وہ کیا کرتی؟ اس کے دل نے اس کے مد مقابل ڈٹ کر یہ بھاری ووٹ آلیان سکندر کے حق میں کرایا تھا۔ اسے بے وفائی کسی سے ملی تھی، وہ میری طرف منتقل کر گیا ہے۔ سارا نے لکھا تو جواب آیا، اور وہ ساری زندگی یہی کرتا رہے گا۔ یہ تو طے ہی تھا کہ میری ساری زندگی اسی کے ساتھ گزرے گی ڈیئر، اور پھر جو اسے چھوڑ گئی ہے اس کا غم کیا لگانا خود کو۔ سارا مطمئن تھی، مگر فائزہ نہیں۔ ایک بار پھر سوچ لو سارا، زندگی بچوں کا کھیل نہیں کہ بگاڑ کے پھر سے شروع کر لیا۔ ڈونٹ وری، جمع تفریق ضرب سب کچھ کر کے دیکھ چکی ہوں، جواب صرف ایک ہی آتا ہے، محبت۔ محبت نہیں، بے وقوفی۔ تالی ایک ہاتھ سے نہیں بجتی سارا، ہماری بج ہی جائے گی۔ ہاں، اگر اس کا ہاتھ ہوا اور تمہارا منہ تو بج ہی جائے گی، فائزہ نے لکھا تھا۔ مگر سارا زمان کیا کرتی، جس کے دل میں بچپن ہی سے آلیانس کے اندر کی محبت نے گھر کر لیا تھا؟ اب تو اسے سوچے بنا سانس لینا بھی دشوار لگتا تھا۔ اور پھر وہ دن بھی آ گیا کہ جب وہ بڑی شان و شوکت سے اسے بیاہنے آ گیا تھا۔ توبہ ہے، پورے فنکشن میں آلیان سکندر جو ایک سیکنڈ کو بھی مسکرایا ہو، یہ سارا کی چچا زاد تھی۔ وہ ایسا ہی ہے، سنجیدہ مزاج۔ سارا کی بڑی بہن نے متانت سے کہا، اور ادھر سارا شو ہو چلبلی، جوڑی خوب جمے گی، دیکھو کون کس پہ اپنا رنگ چڑھاتا ہے۔ اس کی کزن خاصی منہ پھٹ تھی۔ سارا خاموشی سے سب کی سن رہی تھی، بڑی ٹٹائی سے اپنے فیصلے پر ڈٹے رہنے کے بعد اب جب کہ وہ نکاح نامے پر سائن بھی کر چکی تھی تو دل جانے کیوں ڈوب ڈوب جا رہا تھا۔ آلیان کا گزشتہ رویہ یاد آتا تو لگتا غلطی کر لی، کبھی اس نے ہنس کے بات نہ کی تھی، اور ادھر سارا زمان نے ساری عمری کا ہنسنا رونا اس سے وابستہ کر لیا تھا۔ مگر پھر اپنی محبت کی جیت کا خیال آتا تو دل ٹھہرنے سا لگتا، کوشش کیے بغیر ناکام ہو جانا، شکست تسلیم کر لینا ساری عمر کی خلش دے دیتا ہے۔ وہ مطمئن تھی کہ زندگی میں اپنی محبت تو پالی۔ خوشبوؤں میں لپٹی آلیان سکندر کے لیے پور پور سجائے گلاب اور موتیوں سے سجی سیج پر وہ بے ترتیبی سے دھڑکتا دل لیے ایک نئی اور خوبصورت زندگی کی شروعات کے لیے تیار تھی۔ نگاہ بار بار کلائی پر بندی گھڑی کی سوئیوں سے الجھتی، جہاں رات کے 2 بجنے کو تھے۔ تھکن اور نیند سے بوجھل آنکھوں سے اس نے وال کلاک پر نگاہ ڈالی تو اعصاب کشیدہ ہونے لگے۔ کلائی پہ گھڑی غلط ٹائم نہیں بتا رہی تھی۔ اس سیج پہ وہ 1 بجے سے بیٹھی ہوئی تھی، 1 گھنٹہ ہونے کو تھا، اور آلیان کا کہیں نام و نشان تک نہ تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ آس امید چھوڑ دیتی، دروازے پر کھٹکا ہوا اور کوئی اندر آیا۔ سارا نے سنبھلتے ہوئے نگاہ جھکائی تھی، وہ آلیان ہی تھا۔ دروازہ بند کر کے دھڑا دھڑ کرتا کمرے کے وسط تک آیا، شیروانی اتار کے کرسی پہ پھینکی اور آگے بڑھ کے ہاتھ بڑھایا، سائڈ پر لٹکتی پھولوں کی لڑیوں کو کھینچ کر توڑ ڈالا۔ اس کے ہر انداز سے درستی جھلک رہی تھی۔ سارا کا دل سہمنے لگا، ان 2 تھپڑوں کی یاد سے گال سلگنے لگا۔ اگر آج بھی اسی وحشیانہ پن پہ اتر آئے تو میں تو کسی کو آواز دینے جوگی بھی نہیں۔ اس کی ریڑھ کی ہڈی میں ایک سنسناہٹ سی دوڑ گئی۔ وہ بیڈ پہ ٹکا جھک کر جوتے اتار رہا تھا، سلیپر پہنے پھر واش روم میں گھس گیا۔ مجھے سانس بھی سہم کر لے رہی تھی، گہری سانس بھرتی سیدھی ہو بیٹھی۔ پہلے ہی قدم پہ احساس ہونے لگا تھا کہ کسی پہ مسلط ہونا اور اس کی سزا بھگتنا آسان کام نہیں۔ وہ نائٹ سوٹ پہنے تولیے سے چہرہ خشک کرتا باہر آیا۔ ادھر وہ ذلت کے احساس میں گھری اس کا انتظار کر رہی تھی، فقیروں کی طرح کسی بھیک کا انتظار۔ تولیہ کرسی کی پشت پر پھیلا کے وہ ڈریسنگ ٹیبل کے آئینے کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ اندر تو جانے کیا غدر مچا ہوا تھا، مگر بظاہر بہت اطمینان سے بال برش کیے۔ وہ مخمصے میں تھی، اٹھ جانا چاہیے یا نہیں، بے شرموں کی طرح بیٹھے رہنا چاہیے۔ آلیان کے رویے میں کوئی لچک نہیں تھی۔ وہ پلٹ کر بیڈ کی طرف آیا۔ سارا نے بے ساختہ ہی نگاہ اٹھا کے دیکھا، وہ اسی طرف متوجہ تھا۔ ہمیشہ اس سے بہت بے تکلفی برتنے والی سارا اس سے نگاہیں چرا گئی۔ ایک تمسخرانہ مسکراہٹ نے آلیان کے ہونٹوں کو چھوا تھا۔ اب تک تو تمہارا شوق پورا ہو جانا چاہیے، دلہن بن کے میری سیج پہ بیٹھنے کا۔ الفاظ نکیلے کانٹوں کی طرح سارا کو چبھے تھے، مگر اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ بہت تحمل سے آلیان کو برداشت کرے گی۔ اب تم یہاں سے اٹھ جاؤ کیونکہ میں جلد سونے کا عادی ہوں، وہ رکھائی سے کہہ رہا تھا۔ سارا کو ذلت کا احساس ہوا، مگر یہ اس کا اپنا فیصلہ تھا تو اس کے فائدے اور نقصانات بھی اسی کے تھے۔ وہ انتظار میں کھڑا تھا کہ سارا وہاں سے اٹھے تو وہ سونے کے لیے لیٹے۔ اپنے رویے پر غور کرو آلیان، تمہاری بیوی ہوں اب، اس نے بہت نرمی سے کہا تو اس کے تاثرات میں پتھریلا پن اترنے لگا۔ تو کیا کرنا چاہیے؟ مجھے دھوم دھام سے گولڈن نائٹ منانی چاہیے؟ وہ تن سے بھرپور انداز میں پوچھتا اسے شرمندہ کر گیا۔ وہ یقیناً اسے ذلیل کرنا چاہتا تھا، اس بات کا اندازہ ہوتے ہی وہ مزید کچھ کہے بغیر لہنگا سمیٹتی بیڈ سے اتر گئی۔ آلیان نے بستر پر سے پھولوں کی پتیاں جھاڑ دی اور لیٹ گیا۔ سارا بہت بجھے دل کے ساتھ اپنا نائٹ سوٹ اٹھا کر واش روم میں گھس گئی تھی۔ زیور اتار کر ٹیشو پیپر میں لپیٹا، کپڑے تبدیل کرتے ہوئے اس کا دل خون کے آنسو رو دیا، جس کے لیے وہ پور پور سجا کے تیار ہوئی تھی۔ اس نے ایک نگاہ غلط ڈالنا بھی گوارا نہ کیا تھا۔ وہ چینج کر کے نکلی تو اسے اور رونا آیا۔ کمرے کی لائٹ آف تھی، صرف نائٹ بلب جل رہا تھا۔
बदी के तमाम ड्रेसिंग तक पहुंचकर उसने जेवरात दराज में डाले और ब्रश लेकर बाल खोलने लगी। आंखें भर भर आ रही थी। किस कदर टूट के रूप आया था आज उस पर। सभी कह रहे थे नज़र न लग जाए, आज तो आलियान फिदा ही हो जाएगा उस पर। और किसी को ख्याल खबर थी, नज़र लग भी चुकी। तो आज से एक नई ज़िंदगी, आजमाइश की सूरत शुरू हुई। सारा ज़मान उसने खुद को बावर कराते हुए बेड के किनारे पर अपनी जगह बनाई और लेट गई। आज पहली रात थी इसलिए छूट दे रहा हूँ, मगर कल से अपने बिस्तर का कहीं और बंदोबस्त करो। ये मेरा बिस्तर है और इस पर तुम्हारी जगह नहीं है। अंधेरे में उसकी सर्द सपाट आवाज़ गूंजी तो वो साकित रह गई। दिल में कहीं बहुत गहराई से दर्द उठा था। जब तुम्हारी ज़िंदगी और घर में मेरी जगह बन चुकी तो बेड पर क्यों नहीं। वो चटकी, ज़िंदगी और घर में तुम अपनी मर्ज़ी से आई हो, मगर मेरे निकाह में तुम मेरी मर्ज़ी से रहोगे। और पहला सबक ये है कि मुझे औरत का फजूल बहस करना बिल्कुल भी पसंद नहीं। वो इसी सर्द और बेतासुर लहजे में बोलता उसे खामोश करवा गया। आने वाले वक्त की बेतरतीब दस्तक उसकी सातों ने अभी से सुन ली थी। शादी के फ़ौरन बाद ही ख़ानदान में दावतों का सिलसिला शुरू हो गया था और ख़ानदान भी इतना बड़ा कि रोज़ाना भी एक दावत निपटाते तो महीना भर लग ही जाता। मुझे किसी दावत पे नहीं जाना। आलिया ने साफ लफ्ज़ों में इनकार कर दिया तो पापा मुतफक्कर हुए। ना बेटा जी, ऐसे दिलों में दूरियां पैदा होती हैं। रिश्ते बहुत मुश्किलों से बनते हैं, इन्हें टूटने से बचाना चाहिए। आई एम सॉरी पापा, मुझे पसंद नहीं, इसलिए मैंने बता दिया। वह आराम से नाश्ता करते हुए बोला। ऐसे नहीं बेटा जी, यूँ झटका देकर छुड़ाने से दामन फटने का अंदेशा होता है। आराम से, तसल्ली से। कोई रीज़न देख के किसी से माजरत करते हैं। वो कदरे खफगी से गोया हुए। तो रीज़न आप तैयार कर लेना, आपको मेरी तरफ से इजाज़त है। मैं आपसे 100% मुत्तफिक हूँगा। वो लापरवाही से बोला तो अपने लिए चाय गर्म करके लाती सारा। कुढ़ी, सरियल, बदमिजाज और बोरिंग आदमी। ओके, मैं करता हूँ कुछ, मगर बहरहाल मैं किसी से ये सुनना नहीं चाहता कि दौलत के नशे में चूर हम अपने रिश्तेदारों को कुछ नहीं समझते। उन्होंने बात ख़त्म कर दी तो आलिया ने यूं ही इस बात में सर हिलाया तो सारा को बोलना ही पड़ा। मगर आप ही के घर तो जाना ही पड़ेगा, उन्हें क्या रीज़न दे सकते हैं। उसने अपनी बड़ी शादीशुदा बहन का जिक्र किया। इससे पहले कि सिकंदर साहब कुछ बोलते आलिया दुरुस्ती से बोला, बड़ों की बात का एहतराम करना सीखो सारा। जब पापा ने एक बात कह दी तो उसे एहसन तरीके से निभाओ। उसके अंदाज पर सारा बेतरहा शर्मिंदा हुई। मामू के सामने बेइज्जती करके रख दी थी उसने। ओफो, ये क्या भाई, खबरदार जो हमारी बेटी को यूं रोका टोका, बोलने दो उसे, ये मैना है हमारी। उन्होंने तादीबी अंदाज में आलियान से कहा तो वो लब भींच के रह गया। फिर कदरे तवक्कुफ से बोला, मगर पापा ये भी तो सोचिए, अगर किसी एक के यहाँ दावत पर गए तो दूसरे रिश्तेदारों को कितनी बातें बनाने का मौका मिलेगा कि जी हमारे हाथ तो आए नहीं। ये तो है। पापा फिर फोर बोले तो सारा गहरी सांस भर के चाय की तरफ मतवज्जा होगी। उसे पता चल रहा था कि आलियान सिकंदर अब ज़िंदगी के फैसलों की इख्तियार अपने हाथ में ले रहा है, और ये भी कि अब वो इससे हर मामले में मात देने की कोशिश करने वाला था। सो उसे भी अपने मोहरे एहतियात से आगे बढ़ाने थे। मगर एक ज़ात ऊपर भी तो है जो सबसे ज़बरदस्त है, सब जिसके ज़ेर दस्त हैं। खुदा की ज़ात जो किसी को उसकी मर्ज़ी के नहीं बल्कि अपने बनाए हुए प्लान से ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर कर देती है। तीसरे रोज़ पापा ने खाने की टेबल पर लंदन की 2 रिटर्न टिकट्स आलियान के सामने रख दी। तुम लोग किसी भी रिश्तेदार के घर दावत पे नहीं जा सकते क्योंकि तुम हनीमून पर जा चुकी हो। वो मज़े से बोले तो जहाँ आलियान को झटका लगा वहीं सारा को हंसी आ गई। एक नज़र नागवारी से उसे देखने के बाद वो फिर से बोला, मगर हम तो यही हैं पापा, ये तो मैं तुम्हारे जाने के बाद सबको बताऊंगा। उन्होंने मुस्कुराते हुए अपनी प्लेट में सालन निकाल कर डोंगा सारा को थमाया। नो वे पापा, आई एम सॉरी, मैं यहाँ से बिल्कुल भी नहीं निकल सकता, कई अहम डीलिंग्स करना बाकी हैं। वो रुखाई से बोला तो उन्होंने हाथ उठा के उसे रोक दिया। फिर वो गौर से देखते हुए संजीदगी से बोला, बोले क्या मसला है तुम्हारे साथ अली, इतने सीरियस तो तुम कभी भी नहीं थे जितने शादी के बाद हो गए हो। उनके यूं निशानदही करने पर वो कदरे संभला। पूरी लाइफ पड़ी है घूमने फिरने को, वेस्ट ऑफ टाइम है ये फ़िलहाल। वो जबरन मुस्कुरा दिया। रिश्तेदारों की दावतों में तुम नहीं जाना चाहते, हनीमून तुम्हें वेस्ट ऑफ टाइम लगता है। इन सब बातों से मैं क्या समझूं। उन्हें शादी के बाद से दोनों का खामोश और लिया दिया सा रवैया खटक रहा था। नए नवेले शादीशुदा जोड़ों वाली शोही अंदाज और बातचीत सब मफकूद था। क्या बात है सारा, आली से लड़ाई हुई है क्या। उन्होंने सर झुकाए नाश्ता करती सारा की खामोशी को हैरत से देखा। नहीं तो मामू जान, बस ऐसे ही, आपको पता ही है इनके मिजाज का। वो भरपूर तरीके से मुस्कुराते हुए उसकी नाकाम वकालत करने लगी। वो मुतमिन हुए या नहीं अलग बात थी, मगर चंद लम्हे सारा को देखने के बाद वो आलियान की तरफ मतवज्जा हुए और कतीयत से बोले, 10 तारीख की सीट्स कंफर्म है तुम्हारी, कोई बहाना कोई जवाज़ नहीं यहाँ का हर मामला मुझ पे छोड़ दो। तुमसे पहले भी मैं बहुत अच्छी तरह संभाल लेता था। उन्होंने आलियान के बोलने की गुंजाइश ही ना छोड़ी थी। सारा को उसकी शक्ल देख के हंसी आई, अपनी प्लेट पे झुक गई, मगर आलियान उसकी बेसाख्ता
और आने वाली मुस्कुराहट अच्छी तरह देख चुका था। कमरे में जाते ही वो फट पड़ा। बहुत शौक है तुम्हें हनीमून पे जाने का? ये मेरा नहीं, मामू जान का फैसला है। तकिए की कवर ठीक करती सारा ने इत्मीनान से जवाब दिया। तुम कहती क्यों नहीं कि तुम मेरे साथ नहीं जाना चाहती? वो जिच हुआ। क्योंकि मैं तुम्हारे साथ जाना चाहती हूँ, वो फ़ौरन बोली तो उसने कती लहजे में कहा। मगर मैं तुम्हें ले जाना नहीं चाहता। तो जाओ अकेले हनीमून मनाओ। सारा ने मुस्कुराहट दबाई और ज़मीन पर बिछाए अपने बिस्तर पर तकिया सेट करके दराज हो गई। तुम अगर समझती हो कि इस तरह की फजूल हरकतों से मेरी ज़िंदगी में डिस्टर्बेंस पैदा करोगी तो ये तुम्हारी भूल है। वो सुलगा। तुम गलती पर हो आलियान। मैं तुम्हारी ज़िंदगी को डिस्टर्ब करने नहीं बल्कि उसे संवारने और मुतवाज़न करने आई हूँ, मोहब्बत पे तुम्हारा एतबार बहाल करने। वो लेटे लेटे मुस्कुरा कर बोली तो वो मज़ीद चढ़ा। तुमसे मोहब्बत का सबक लूँगा जिसे मैं आते ही उसकी औकात बता चुका हूँ। उसके अंदाज में हिकारत थी। सारा को दिली अजियत पहुँची मगर उसने अपने तासरात से आलियान का एहसास नहीं होने दिया और रसान से बोली, ज़रूरी नहीं कि हर आदमी हर वक्त सही ही सोचता हो। एक वक्त आएगा जब तुम्हें अपनी गलती का एहसास होगा और मेरी मोहब्बत का यकीन। हाँ, दुनिया देखेगी। वो इस्तेहज़ाइया हंसा और चेंज करने के लिए वॉशरूम में चला गया। सारा ने गहरी सांस भरते हुए अंदर के गुबार को कम करने की कोशिश की। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आलियान की सोच को कैसे बदला जाए। वो उसकी ज़िंदगी में तो आ गई थी मगर अपना एक मकाम और इज़्ज़त बनाना, ये दोनों काम उसे जुए शेर लाने के मुतरादिफ लग रहे थे। एयरपोर्ट पर उतरते ही शदीद धुंध और मुजमिन कर देने वाली ठंड ने उनका इस्तकबाल किया। इमिग्रेशन से फरागत पाकर टैक्सी लेकर वो आधे घंटे की ड्राइव के बाद अपने फ्लैट पहुंचे जो आलियान ही ने ख़रीद रखा था मगर ज़्यादातर वो किराए पर ही रहता था। अभी इत्तेफाक ही था कि इनका प्रोग्राम बन गया और साबका किराएदार अभी पिछले हफ्ते ही फ्लैट खाली करके गए थे। कभी कभार जो आलियान या सिकंदर साहब का लंदन चक्कर लगता तो इसी फ्लैट के एक कमरे में रिहाइश का इंतज़ाम होता जो गेस्ट रूम के तौर पर बंद रहता था। उसे किराएदारों के सपोर्ट न किया जाता। सारा ने फ्लैट को घूम फिर के देखा। गेस्ट रूम समेत 2 बेडरूम्स, एक टीवी लाउंज के साथ 2 बाथरूम्स और किचन पर मुश्तमिल था। खासा रोशन और साफ सुथरा फ्लैट था। आलिया ने गेस्ट रूम का लॉक खोल दिया। यहाँ बिस्तर और कंबल वगैरह पड़े हैं, सब देख लेना। वो रिसीवर उठाकर लैंडलाइन कनेक्शन चेक कर रहा था। डायरी में से देखकर उसने किसी कंपनी का नंबर मिलाया और उनसे रेंट पर गाड़ी भेजने की इस्तदा की। इतनी देर में सारा ने नया बिस्तर निकाल कर बेड पर बिछा दिया। सारी झाड़ पूंछ कर लो और देख लो यहाँ सोना है या गेस्ट रूम में, अपनी जगह सेलेक्ट कर लो। वो अजनबियत से कह रहा था। सारा ने नज़रअंदाज किया। और किचन का सामान, फ्रिज खाली है, किचन कैबिनेट भी। अभी तो खैर मैं रेस्ट करूंगा और हम कौन सा यहाँ किचन चलाने आए हैं? वो बेख्तियार बोला तो सारा ने भी बर्जस्ता कहा, हनीमून मनाने भी तो नहीं आए, चाय काफ़ी तो खुद ही बनाना होगी या फिर नाश्ता। आलियान उसे बाजारी से देखता बालकनी में निकल गया और वो गहरी सांस भरती उदास मुस्कुराहट के साथ बिस्तर पर गिर सी गई। वो सारा के साथ आ तो गया था मगर जब वो दोनों बाहर निकलते तो वो यूं तस्वर करते जैसे तन्हा ही आया हो। साथ चलती बातें करती सारा कोई अजनबी थी या फिर खुद से बातें करने की शौकीन कोई जहनी मरीज़ा। तीसरे ही दिन सारा का दिल घबरा उठा। हद होती है अजनबियत की। आलियान सिकंदर लिफ्ट में दाखिल होते ही वो फट पड़ी। 4th फ्लोर का बटन दबाता वो इस्तेहमामी अंदाज में उसे देखने लगा। ये हम हनीमून मना रहे हैं, एक मशरिक में तो दूसरा मगरिब में, और मैं अपनी बकवास करती जा रही हूँ मगर तुम यूं कान बंद किए बैठे हो जैसे कोई लफ्ज़ समझ नहीं आ रहा। उसे साथ साथ रोना भी आ गया था। किस संग दिल से दिल लगा बैठी थी और तुर्रा ये कि उसके संग दिली आजमाने भी निकल पड़ी। मैं तो ऐसे ही हनीमून मनाने आया हूँ और रही बात कि तुम बकवास करती रहती हो और मैं कोई जवाब नहीं देता तो इट्स वेरी सिंपल, मुझे बकवास की समझ ही वाकई नहीं आती। वो बड़ी लापरवाही से कह रहा था। सारा की आंखों में आंसू थे। वो उसी को देख रही थी। उसकी बात सुनकर हंसी आ गई। बहुत बुरे हो आलियान सिकंदर, अगर मुझे तुमसे मोहब्बत ना होती तो मैं तुम्हारे इस रवैये पर तूफान खड़ा कर देती और तुम अच्छी तरह जानते हो कि अम्मी और मामू जान तुम्हारा क्या हशर करते। वो उसकी बारिश में भीगती हंसी पर मशहूर सा खड़ा था। निगाह को उसके खूबसूरत कटाव वाले लबों ने जकड़ा तो उसे लम्हा भर का एहसास हुआ कि वो बहुत खूबसूरत थी। खफीफ से झटके से लिफ्ट रुकी तो अगले ही पल उसने खुद पर नफरीन भेजते हुए लिफ्ट के दरवाजे से बाहर कदम रख दिया। बिल्कुल सामने ही उनका फ्लैट था। वो लॉक खोलने लगा। ये मोहब्बत के लतीफ़े मुझे मत सुनाया करो, उसने दुरुस्त लहजे में कहा तो वो बेबसी से बोली, तुम कुछ भी कहो मगर हकीकत जानते हो, ये मोहब्बत ही है जो मुझे तुम्हारे कदमों में रोल रही है, वरना क्या मुझे कोई और रिश्ता ना मिलता या फिर मैं किसी गरीब घराने की लड़की थी जिसने घर और गाड़ी के लालच में तुमसे शादी कर ली। तो जो करता है वो सहता है, जो मोहब्बत के चक्कर में पड़ता है यूं ही ख्वार होता है। वो बर्जस्ती से कहता हुआ लाउंज में पड़े काउच पे बैठ गया और टीवी का रिमोट पकड़ लिया। ज़रूरी तो नहीं कि मोहब्बत करने वाले को मोहब्बत करने की सज़ा ही दी जाए, वो यासियत से कहती उसके सामने सोफे पे धंस गई।
उसे खुद उससे मोहब्बत और तवज्जो की भीख मांगना अच्छा नहीं लग रहा था, मगर इस रिश्ते को नाकामी के हवाले करना भी उसे गवारा नहीं था। एक बार उसका दिल और जहन पलट जाता तो वो हमेशा उसका होकर रहने वाला था। ये सज़ा तो मैंने तुम्हें पहले ही बता दी थी, तुम खुद अपने शौक से इस दलदल में उतरी। टीवी ऑन करके चैनल तब्दील करते हुए सर्द महरी से बोला, तुम सारी उम्र यूं ही तो नहीं रह सकते अली। मोहब्बत के सोग में वो नरमी से उसे समझाने लगी थी कि वो उसकी बात काट कर तेज़ लहजे में बोला, रह सकता हूँ, अगर तुम्हारे अनचाहे साथ के साथ रह सकता हूँ तो ये तो फिर मेरी अपनी मोहब्बत है। एक बात जो ख़त्म हो चुकी है उसको तुम अपनी पूरी ज़िंदगी पर मुहित किए बैठे हो। मोहब्बत ख़त्म नहीं होती, दूसरी बात तो हो सकती है ना, सारा ने कहा तो वह इस्तेहज़ाइया नज़रों से उसे देखने लगा। बस अभी से थक गई, कहाँ गई तुम्हारी नाम नेहाद बहादुरी जिसके बलबोते पर तुम मेरी ज़िंदगी में आई थी। मेरी मोहब्बत तो ये है आलियान कि मैं ये जानते हुए भी तुम्हारी ज़िंदगी में चली आई, तुम किसी और से मोहब्बत कर चुके हो, सिर्फ इस सांस में कि तुम मेरी मोहब्बत के जवाब में मुझसे मोहब्बत करने लगोगे। वो बेबसी से बोली तो वो इत्मीनान से गोया हुआ, तो अब अपनी आस तोड़ दो, क्योंकि मुझसे मोहब्बत की उम्मीद रखना तुम्हारी बेवकूफ़ी है। वो उसका ज़ब्त आजमाना चाहता था। वो जो कोई भी थी आलियान, वो तुमसे मोहब्बत नहीं करती थी। अब तक तो वो किसी और से शादी भी कर चुकी होगी, और तुम बेवकूफ़ी तो तुम कर रही हो, मोहब्बत के मज़ार के मजावर बने हुए हो। सारा को भी गुस्सा आ गया। शट अप, बकवास बंद करो अपनी, वो चिल्लाया। चिल्लाने से हकीकत नहीं बदलती आली, समझने की कोशिश करो। सारा ने उसकी ब्रेन वॉशिंग जारी रखते हुए कदरे तवक्कुफ से कहा, तुम इसकी यादों से मोहब्बत करना चाहते हो, मुझे कोई परवाह नहीं। तुम सारी उम्र उसे याद करो, अपनी मोहब्बत के तौर पर, अच्छी याद के तौर पर, लेकिन हम दोनों भी तो अच्छे दोस्त बन सकते हैं ना। जो रिश्ता हमारे बीच है उसे अच्छी तरह निभा सकते हैं। ये एक कागजी रिश्ता है सारा, और बस मैं तुम पे वाजे कर चुका हूँ कि मैं शादी नहीं करना चाहता। इसके बावजूद तुम मेरी ज़िंदगी में घुस आई तो लाजमन तुमने कुछ सोच समझ लिया होगा, लेकिन आई एम सॉरी, मैं अपनी ज़िंदगी में अपनी तरजीहात सेट कर चुका हूँ और इनमें तुम कहीं भी नहीं हो। और मुझे बार बार याद दिलाने की कोशिश मत किया करो कि हमारे बीच क्या रिश्ता है। तुम लाख कोशिश भी करो, मैं इस रिश्ते को कैश नहीं करना चाहता। मुझे उम्मीद है तुम मेरी बात को समझ गई होगी। उसने इस कदर सफाकी से अपनी और उसकी ज़िंदगी को अलग करके आइंदा की सूरत हाल का नक्शा खींचा कि वो शशदर रह गई। रात गुजारने के लिए सारा ने बेडरूम को चुना तो आलिया ने गेस्ट रूम में डेरा डाल लिया। वो रात सारा ने रोते हुए गुजारी। ज़िंदगी उसके सामने एक सवालिया निशान की मानीदान खड़ी हुई थी। मदाम तसाव के म्यूज़ियम में कितना ही वक्त गुजार के वो दोनों यूं ही अजनबी मुसाफिरों की तरह अपने आप में मगन बाहर निकले थे। कभी कभी तो सारा झुंझला ही जाती। लंदन का एक अपना ही रोमांटिक माहौल था, ऊपर से तफरीह के लिए आए हुए नौजवान जोड़े। इतनी बेबाकी और बेहिजाबी के मनाजर उसने मूवी में ना देखे होंगे जितने कि इन चंद दिनों में सड़कों, कैफ़े, होटल्स में इतनी गुर्बत के मनचलों का फ़र्क ना होता। ऐसे में वो साथ चलते आलियान पर एक चोर निगाह डालती तो वो पत्थर बनाना की सीट में चले जाता। एक मशीनी इंसान। कितनी ही बार उसका जी चाहता वो चलते चलते आलियान के सामने आ जाए, शरारत में उसे टकरा जाए और वो उसे बाहों में भर ले तो वो खिलखिलाकर हंस दे। वाह हसरत! उसने गहरी सांस भरी। पता नहीं इस तंग दिल शख्स का लम्स कैसा हो गया। उसके वजूद में सनसनी सी दौरी थी, मगर साथ ही उसके अता करदा थप्पड़ याद आए तो गाल भी सनसना उठा, जिसे पूरा हफ्ता मेकअप करके उसने सुर्खी छुपाती रही थी। चलते चलते वह अपने ख्यालों में गुम किसी से ज़ोरदार तरीके से टकराई तो आंखों के आगे सारी दुनिया ही घूम गई, मगर साथ ही किसी ने उसे शानों से थाम लिया। हे मैम, ज़रा संभल के। वो एक खुश शक्ल ब्रिटिश लड़का था। सारा के हवास अभी तक काबू में न आए थे। एशियन ब्यूटी। वो लड़का उसे खूबसूरत तन्हा लड़की समझकर फ्री हुआ तो वह कसमसा कर उसकी गिरफ्त से अपने शानों से हटाकर पीछे हुई। आई एम फ्रेडी, अल्फ्रेड। व्हाट्स योर गुड नेम? वो दोस्ताना अंदाज में बोला। तभी उससे कुछ फासले पर खुद में गुम चलते हुए उससे दूर निकल जाने वाले आलियान की निगाह इस मंजर पर पड़ गई तो वो उड़ता हुआ उन तक पहुंचा। उस नौजवान का सवाल भी सुन चुका था। इससे पहले कि सारा रवादारी निभाती और तारुफ की रस्म अदा करती, वो सर्द लहजे में बोला, अब इतना भी गुड नहीं कि हर एक को बताती फिर। अल्फ्रेड ने इस्तफामिया नज़रों से आलियान को देखा, फिर सारा को। मैं चलते हुए बेध्यानी से इससे टकरा गई थी। सारा ने उर्दू में आलियान को बताया। तो ये कहाँ लिखा है जिससे टकराओ वो गले ही पड़ जाए? चलो। वो उसी सैड महरी से गोया हुआ वो लब भींचती सीढ़ियाँ उतरने लगी। हे! अल्फ्रेड के दिलो जहन में जाने क्या चल रहा था। वो उसके पीछे लपकने को था जब आलियान ने उसके कलाई अपनी मजबूत गिरफ्त में थाम ली और हिकारत से बोला, शी इज़ माई वाइफ, डैम फूल। उसकी आवाज़ इतनी बुलंद ज़रूर थी कि सारा की समातों तक पहुंच गई। उसने बेख्तियार मुड़कर इन दोनों की तरफ देखा तो उन्हें अब पुराने दुश्मनों की तरह आमने सामने खड़ा देखकर घबरा गई और ज़ोर से आलियान को पुकारा। खामख्वाह इससे उलझने की क्या ज़रूरत थी? बात भर जाती तो। सारा उससे उलझने लगी तो वो तंजिया बोला, बात भर ना जाए, इसीलिए उसे उसकी औकात याद दिलाने लगा था। सारा का चेहरा खिल उठा।
वो महज मेरा नाम पूछ रहा था, हर टकराने वाले से तो नहीं पूछता होगा। उसका लहजा हनूस था। ड्राइविंग सीट संभाल कर बैठा तो सारा ने अंदर बैठकर दरवाज़ा ज़ोर से बंद करके अपने गुस्से का इजहार किया। जिस तरह हम दोनों यहाँ अजनबियों की मानिंद फिरते हैं, मुझे तो हर कोई तनहा ही समझता है, फिर ऐसे वाक़यात पर इतना गुस्सा क्यों? पहली बात यह है कि तुम मेरी कज़न हो, दूसरी ये कि मेरे निकाह में हो। ऐसे में किसी और का तुमसे फ्री होना मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं। वो भी सुलग कर बोला, अच्छा क्या उसे बता दिया कि मैं तुम्हारी बीवी हूँ? वैसे तो किसी को लगता ही नहीं। अच्छा किया उसे बता दिया कि मैं तुम्हारी बीवी हूँ, वैसे तो किसी को लगता ही नहीं। वो तंजिया बोली, जो 4 दिन रह गए हैं वो तमीज़ से गुजारो और घर चलो। लंदन देखने का शौक तो पूरा हो गया होगा तुम्हारा। बेइतनाई की हद थी। सारा की आंखें नम होने लगी तो उसने चेहरा फेर लिया। मौसम की शिद्दत का असर था। आलियान का सर दर्द तेज़ बुखार में बदल गया। या अल्लाह, वो चकरा सी गई। यहाँ के रूट्स का पता होता तो और बात थी। उसे तो यहाँ की ड्राइविंग सेंस भी न थी। कुछ किसी डॉक्टर के पास उसे ले जाती। मेरे बैग में वाइट बॉक्स पड़ा होगा, उसमें कुछ मेडिसिन मौजूद हैं, वो बॉक्स निकाल लाओ। आलियान के कहने पर वो शुक्र अदा करती फ़ौरन उठी, जाकर उसके बैग में से वाइट कलर का बॉक्स निकाल ली। चाय बना लाऊं तुम्हारे लिए? सारा को फिक्र हो रही थी। इस बात में जवाब पाकर वो किचन में आई। 2 कप चाय के लिए पानी चूल्हे पर रखा। उसके चाय ले कर आने तक वो दवाई खाकर बेदम सा लेट चुका था। चाय साइड पर रखकर वो चंद लम्हों तक उसे देखती रही। वो सितमगर था जिसे जाने कितने सालों से वो चाहती चली आ रही थी। पेशानी पे बेतरतीब हुए बालों और मगरूर नकोश के साथ आंखें मूंदे सारा की आंखें नम होने लगी। वो आहिस्तगी से उसके पास बैठी और नरमी से उसके बालों को पेशानी से पड़े हटाने लगी। वो बुखार से सुलग रहा था। सारा ने नरम हाथों से उसका सर दबाना शुरू कर दिया। मुझे मामू जान को इतला कर देनी चाहिए, हम कुछ दिन पहले भी तो वापस जा सकते हैं, उसने फिक्रमंदी से सोचा। यकदम वो अपने ख्यालात से चौंकी। उसके हाथ में आलियान ने अपना तपता हुआ हाथ रख के उसे रोक दिया था। अभी सर का मसाज करूंगी तो बहुत सुकून मिलेगा, सारा ने प्यार से कहा तो वो नींद और बुखार की हिद्दत से सुर्ख होती आंखों से उसे देखने लगा, जैसे कुछ समझ ना पा रहा हो। ऐसे बिस्तर पर पड़े बिल्कुल भी अच्छे नहीं लग रहे। तुम तो उसी लड़ते झगड़ते अंदाज में अच्छे लगते हो। सारा ने मुस्कुराकर माहौल खुशगवार करने की सही की और दूसरे हाथ नरमी से उसके बालों में फेरने लगी। तुम जाके सो जाओ। वो जैसे उसकी कुर्बत में खुद को पाकर कमज़ोर होकर घबरा गया, मगर जाहिर किए बगैर उससे कहा तो वो खफगी से बोली, तुम यहाँ बुखार में झुलस रहे हो और मैं वहाँ जाकर आराम करूँ? इम्पॉसिबल, मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। उसने रुखाई से कहते उसका हाथ पीछे झटका तो सारा ने झुक के उसकी पेशानी को छुआ और बेहद मोहब्बत से बोली, मगर मुझे तुम्हारी ज़रूरत है आलियान, तुम्हारी मोहब्बत की, जो तुमने एक मोहब्बत भरे दिल में छुपा रखी है और इसे रख के कहीं भूल गए हो। उसकी जिसारत ने आलियान को दंग कर दिया। वो वहीं उसके पास जगह बनाते हुए टांगे पसार कर बोली, और आज मैं सोऊंगी भी यहीं। क्या खबर रात को तुम्हें पानी या किसी और शय की ज़रूरत पड़ जाए? वो मुस्कुरा रही थी। शट अप सारा, जाओ यहाँ से। किससे डरते हो अली, मुझसे या अपने आप से? मैं किसी से नहीं डरता। हस्बे तवक्का वो भड़का, मगर इस कदर शदीद बुखार ने उसका दम खम निकाल दिया था, वरना अभी तक उसे उठा के गेस्ट रूम में पटखाया होता। तो फिर सो जाओ, मुझे आज रात के लिए अपनी नर्स समझ लो और बस। सारा ने इत्मीनान से मशवरा दिया तो आलिया ने चिढ़कर आंखें मूंद दी और इसमें इतनी ताकत न थी कि इस हालत में उससे लंबी चौड़ी बहस करता। मगर रात को जाने कौन सा पल था। प्यास की शिद्दत से उसकी आंख खुली तो उसने दाहिनी तरफ करवट ली। वो ज़ोर से चौंका। एक नरम गर्म सा वजूद उसके बिल्कुल पास था। उसके जहन में फौरी तौर पर कुछ न आया कि ये कौन हो सकता है। आलिया ने शाने से थाम कर उसे सीधा करने की सही की। इरादा यही था कि नाइट बल्ब की रोशनी में कुछ जान सके, मगर वो नींद में किस्मत आकर उसके बिल्कुल करीब आ गई। आलिया ने सांस रोक ली। सारा, उसे झटका सा लगा, यहाँ सो रही है? आलिया ने आहिस्तगी से उसे पीछे करना चाहा, मगर वो तो जैसे ऑक्टोपस की तरह उससे चिमट गई थी। वो उसे खुद से दूर करना चाहता था, उसे धुतकार देना चाहता था, मगर जाने ये रात के फसूख खेज पल थे या उसकी बशरी कमज़ोरी, वो कुछ भी नहीं कर पाया और जज्बात के सेले रवा में बहता चला गया। अगली सुबह सारा के लिए परेशान कुन थी। वो उठी तो आलियान कमरे में नहीं था। वो फ्रेश होकर वॉशरूम से निकली, तब भी वो दिखाई नहीं दिया। ड्रायर से बाल खुश्क करती, पोनी डालती, वो गेस्ट रूम तक गई। दरवाज़ा खोल के झांका तो खाली कमरा उसका मुंह चिरा रहा था। वो शाने उचकाती नाश्ता बनाने की गर्ज से किचन में चली गई, जहाँ उसे आलियान के करीब आने की खुशी हो रही थी। वहीं उसका मुतवक्का रद्द-ए-अमल सोचकर वो कुछ ख़ाइफ भी थी। उल्टे दिमाग का शख्स जाने अब लफ्ज़ों के कैसे तीर चलाता। अपना नाश्ता बनाने के बाद उसने मोबाइल से आलियान का नंबर मिलाया, मगर वो फ़िलहाल बंद मिल रहा था। गहरी सांस भरती वो नाश्ता करने लगी। यहाँ आने के बाद ये पहला दिन था कि वो यूँ उसके बगैर और बिना बताए घर से बाहर गया था। दोपहर को भी वो नहीं लौटा, ना ही उसका मोबाइल कोई रिस्पॉन्स दे रहा था। सारा का दिल घबराने लगा। वो टीवी ऑन करके बैठ गई, मगर दिल की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। निगाहें टीवी स्क्रीन पर और दिमाग कहीं और था। जब परेशानी हद से भरी तो शाम के साए भरते देखकर वो दिल मजबूत करती घर से बाहर निकल आई।
यूं ही बस अगले मोड़ तक देख के आती हूँ, शायद आता ही हो। उसने शाल लपेटते हुए खुद को तसल्ली दी। अगले मोड़ तक पहुंची और फिर सामने पार्क के दरवाजे की तरफ। पार्क पीछे रह गया। अब वो चर्च रोड पर थी। हर चेहरे को खोजते वो बेवकूफ़ी में फ्लैट से कितनी दूर आ गई थी, ये उसे अंदाज़ा भी नहीं था। हेलो बेबी। वो थर्रा सी गई जब एक स्याफाम शख्स दांत न कोसता एकदम से उसके सामने आ गया। उसके मुंह से हल्की सी चीख निकल गई। घबराओ मत डार्लिंग, मेरे पास घर तो नहीं, मगर आजकल मैं एक पुरानी टूटी हुई लावारस गाड़ी में रह रहा हूँ। मगर उसकी पिछली नशिस्त आराम के लिए शानदार है। वो अपने भद्दे हाथ फैलाए, टेढ़े दांत न कोसता। उसे इस अंधेरे में एक अफरियत सा लगा। तब उसे एहसास हुआ वो अपनी ज़िंदगी की बड़ी गलती कर चुकी है। उस पर कप कपी सितारी हो गई। वो उल्टे कदमों भागी। अजनबी मुल्क में ये एक अजीम गलती थी और वो उसका खमियाजा भुगत रही थी। अपने पीछे भागते कदमों की आवाज़ ने उसे तेज़ भागने और चीखने पर मजबूर कर दिया। यूं अंधाधुंध भागते हुए वो मेन रोड पर निकल आई, जहाँ रोशनियों का राज और हंसते मुस्कुराते चेहरे थे। रवां ट्रैफिक और शोर था, मगर वो जानती थी वो बिल्कुल तन्हा है। एक स्याफाम उसका पीछा कर रहा है। आंसू ने उसका देखना मुहाल कर दिया। तब वो जोरदार ठोकर खाकर मुंह के बल नीचे गिरी। उसने बेख्तियार बाजू जमीन पर टिकाए, मुंह तो बच गया, मगर कोहनियों की चोट ने उसे तरपाड़ डाला। उस पर मुस्तजाद वो शख्स उसके सर पर आ पहुंचा। ये तुमने क्या किया स्वीट हार्ट? खेल खेल में खुद को जख्मी कर लिया। चलो उठो, कहाँ लेके जाना चाहती थी मुझे? मैं तैयार हूँ। आज की रात मेरी ज़िंदगी की खूबसूरत तरीन रात होगी और मैं उसे मुद्दत तो याद रखूंगा। उसके मुंह से बुदबू के भभूके निकल रहे थे। यकीनन नशे में था, इसलिए आसपास गुजरते लोगों की उसे कोई परवाह नहीं थी। सारा ने ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना शुरू किया, ओह मेरी सिंड्रेला, मैं तुम्हें उठाता हूँ अपनी बाहों में भर के। वो अपने गलीज इरादे के साथ आगे भरा तो सारा बेबस सी होकर मदद के लिए नीचे चलाने लगी। उसी वक्त शायद, बल्कि यकीनन, खुदा ने उसकी दुआ सुन ली और उसकी मदद के लिए आने वाले ने उससे अफामर ठुड्डों और लातों की बारिश कर दी। वो चोट खाए कुत्ते की तरह बिलबिलाता हुआ भागा। अंधेरी सड़क का मोड़ काट गया। वो घुटनों के गिर्द बाजू लपेटे, सर नेहराए, गर्द आलूद सड़क पर बैठी रो रही थी। वो अजियत का शिकार होने लगा। पंजों के बल उसके पास बैठा। सारा उठो, घर चलें। उसने सहारा देकर सारा को खड़ा किया। फिर जाकर थोड़ी दूर खड़ी गाड़ी तक उसको लाया और उसे बिठाकर खुद ड्राइविंग सीट संभाली। वो अभी तक खौफ का शिकार थी। आलिया ने उसे लिफ्ट के जरिए फ्लैट तक लाया। उसके आंसू बहे चले जा रहे थे। अंदर आके वो फट पड़ा, जैसे जाने कितना जब्त कर रखा हो गया तुम्हारा एडवेंचर का शौक पूरा। बेवकूफ़ों की तरह मुंह उठाए अनजान मुल्क में लूट लूट फिरने वाली औरतों को मुफ्त का माल ही समझा जाता है। सारा बीबी बजाय वो जवाबन उससे लड़ती, बेख्तियार उसी से लिपट गई। मैं डर गई थी अली, तुम मुझे अकेले छोड़ के चले गए थे। मैं खौफजदा थी। तुम्हारा मोबाइल ऑफ था। मैंने बहुत मरतबा तुम्हें कॉल की, तुम्हें ढूंढने गई, मगर वो नेग्रो, वो रोते हुए उसे बता रही थी। मगर उससे आफाम का जिक्र आते ही उसे मारे वहशत की झुरझुरी सी आ गई। उसने आलियान को भेजा था, वो जो उसकी क्लास लेने वाला था। उसकी जहनी हालत का सोच कर ठंडा पड़ गया। ये सब बहुत खौफनाक है अली, मुझे डर लग रहा है, जैसे मेरा हार्ट फेल हो जाएगा। अगर वो मुझे पकड़ लेता, ज़बरदस्ती ले जाता तो। शट अप। जितनी रफ्तार से तुम भागी होगी, यकीनन नसीम हमीद का रिकॉर्ड तोड़ दिया होगा। उसे सामने करते हुए आलिया ने लहजा ज़बरदस्ती बदला और उसका जायज़ा लिया। उसके कपड़े गर्दालूद थे। जिस पूरी तरह से वो गिरी थी, अगर उसने जैकेट न पहनी होती तो उसकी कोहनियाँ छिल जाती। अभी सिर्फ उसके घुटनों पर चोट आई थी, अलबत्ता कोहनियों में उठने वाली टीसें शदीद थीं। ये सब तुम्हारा कसूर है। तुम मुझे ऐसे छोड़ के चले गए थे। मैं परेशान हो गई थी पूरा दिन बिना राब्ते के। वो शिकायती अंदाज में मुंह मसूर कर बोली तो उसे बिल्कुल ठीक हालत में पाकर आलियान का गुस्सा भी उदाया। तो इसका मतलब ये हुआ तुम यूँ बेवकूफ़ों की तरह मुझे लंदन की सड़कों पर ढूंढने निकल गई, बिना इस बात की परवाह किए कि तुम्हें वापसी का रास्ता याद रहता है या नहीं। इस पर मुस्तजाद तुम्हारा मोबाइल भी फ्लैट में ही था। अगर कुछ गलत हो जाता तो तो फिर वादा करो आइंदा मुझे ऐसे अकेले छोड़कर कभी नहीं जाओगे। उसकी आंखों में आंसू भर आए तो आलिया ने होंठ भींचते हुए निगाह फेरी और इस तरारी अंदाज में पलट गया। क्या क्या ना याद आ गया था। गुजरी शब इन दोनों के बीच के तमाम फासले समेट के लिए ले गई थी और ये बात आलियान को सारा दिन मलामत करती रही। ये क्या हुआ, क्यों हुआ? मैं जो खुद को इतना मजबूत समझता था, इस कदर बोधा निकला और एक औरत के हाथों शिकस्त। इस कदर जज्बात का गुलाम हूँ मैं। और वो जो उमैमा ने ताना दिया था वो सच होने जा रहा है। सारा दिन वो लंदन की सड़कों पर भटकता रहा था, मगर अंदर से उठती आवाज़ों से पीछा नहीं छुड़ा सका था। आलियान, इतने करीब आके फिर से दूर मत जाओ प्लीज़। वो कुछ कुछ उसकी जहनी कैफियत का अंदाज़ा लगाती उसकी पुरसे आ लगी। अचानक से पलटते हुए आलिया ने उसे झटक दिया। अपनी हद में रहो सारा, तुम जानती हो मैं बाकायमी होशो हवास तुम्हें छूने का रवादार भी नहीं हूँ। वो तलखी से बोली, मैं तुम्हारी बीवी हूँ अली, फितरी ताल्लुक है हमारा, वो रह ना सके। शट अप। लम्हों की कमज़ोरी को अपनी मर्ज़ी का नाम मत दो। वो भड़का और साफ लफ्ज़ों में जताया कि वह वक्ती जज्बातियत का शिकार हुआ था और बस। सारा को अपनी तहवीन महसूस हुई। ये तो वक्त बताएगा आलियान कि तुम्हारा और मेरा रिश्ता कितना मजबूत है। तमतमाते हुए चेहरे के साथ कहती वो जाकर सोफे में धंस गई।
आलिया ने सुलगती निगाहों से उसे देखा तो ज़िया का एहसास अंदर ठाठे मारने लगा। 2 दिन के बाद वो पाकिस्तान आ गई और इन 2 दिनों में आलिया ने भूले से भी उसे मुखातिब ना किया था। सिकंदर साहब ने ड्राइवर समेत गाड़ी एयरपोर्ट भिजवा दी थी। जहाज़ के सफ़र एक लंबी थका देने वाली ड्राइव के बाद वो घर पहुंचे थे, यूँ जैसे 2 अजनबी मुसाफिर एक ही सवारी में बैठ गए हों। वो दोनों नीचे उतरे। ड्राइवर मुस्तैदी से दरवाज़ा खोलने के बाद डिग्गी से सामान निकालने लगा। पापा लाउंज में हंसते हुए मिल गए। सफ़र कैसा रहा? फ़ाइन पापा। वो उनकी पुरफश शफ़क़त बाहों के घेरे में था। सारा से भी वो बहुत मोहब्बत से मिली और फिर बातों का तवील सिलसिला शुरू हो गया। बीच में सारा की अम्मी का जिक्र भी आया तो उन्होंने सारा के साथ साथ आलियान से भी बात की। रात का खाना दोनों ने ही गोल किया था कि जहाज़ में खाना खा चुके थे। कल से ठीक रूटीन शुरू होगी। अभी तो टाइम के मुताबिक हवास चल रही हैं। सारा ने चाय में उनका साथ ज़रूर दिया मगर उसे नींद आ रही थी तो वो माजरत करती कमरे की तरफ गई, जबकि आलियान और पापा बिजनेस डिस्कस करने लगे। वो कमरे में आया तो उसे बेड के बीचों बीच महवे इस्तराहत पाकर सुलगा। हालांकि वो अव्वल रोज़ से उसे बता चुका था बेड पर उसकी जगह नहीं और वो नीचे बिस्तर बिछा के सोती रहती थी। फिर अब ये मुझे क्या जिताना चाहती है? आलियान ठटक सा गया। गुजरे हुए कई पल भी निगाहों में फिर गए जो उसे कमज़ोर बना गए थे। गलती एक बार होती है सारा बेगम, बार बार नहीं। वो इस्तेहज़ाई अंदाज में सोचता कपड़े तब्दील करने के लिए वॉशरूम में चला गया। अपनी उस बशरी कमज़ोरी पर वो इस कदर डिस्टर्ब रहा था। उस रोज़ वो वाकई सारा को छोड़ के कहीं भाग जाना चाहता था। वो वापस आया और चंद लम्हों तक उसे देखता रहा, फिर झुक कर उसको बाजुओं से पकड़ कर झंझोरा। इस हफ्तात पर वो हड़बड़ा उठी। क्या हुआ? उसकी आंखों में कच्ची नींद का गुलाबीपन भरा था। आलिया ने बेख्तियार खुद को कमज़ोर पड़ता महसूस किया। मैंने सोना है, वो अक्खड़ लहजे में बोला तो उसने हैरत से आंखें फैलाई। तो सो जाओ, मैंने कब मना किया है? ये मेरा बिस्तर है। वो जिताने वाले अंदाज में बोला तो सारा ने भी उसी के अंदाज में गोया उसे याद दिलाया, और मैं तुम्हारी बीवी हूँ, ज़बरदस्ती के रिश्तों को मैं नहीं मानता। उसने बेरुखी से कहा। क्यों अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हो अली? खाम खा का रोग लगा के बैठे हो किसी ऐसी लड़की के लिए जो अपनी ज़िंदगी में किसी के साथ खुश और मुतमिन होगी। सारा ने बड़े ज़ब्त के साथ उसे समझाने की कोशिश की मगर वो भड़क उठा। वो ऐसा कभी नहीं कर सकती, समझी तुम? वो तमाम उम्र ऐसे ही गुजार देगी और फिर वो आएगी ये देखने कि मैं अपनी मोहब्बत में कितना सच्चा था। तुम क्या जानो कि वो मेरे भाई से कितनी मोहब्बत करती थी। वो तो उसके नाम पे सारी ज़िंदगी गुजार देगी मगर किसी दूसरे से मोहब्बत न कर पाएगी। और मैंने जो मोहब्बत की है तुमसे उसका क्या? वो तुम्हारा सरदर्द है। मैंने तुम्हें उसका अंजाम पहले ही बता दिया था मगर तुम खुद ही थप्पड़ खाने के बाद शौक में यहाँ चली आई। वो तो मस्खराना अंदाज में बोला तो वो तासुफ से उसे देखते हुए कहने लगी, अगर तुमने वाकई में किसी से मोहब्बत की होती तो ठुकराए जाने की अजियत से भी वाकिफ़ होते। तुम्हें तो कदर ही नहीं है मोहब्बत की आलियान। तुम क्या किसी से मोहब्बत करो, तुम्हारा जज्बा सिर्फ वक्ती कशिश होगा, इसलिए तो इस पर असर नहीं हुआ। तो तुम्हारी मोहब्बत ने कौन सा मुझ पर असर कर लिया? इस कशिश का दुरानिया क्या है ये तो तुम्हें वक्त ही बताएगा आलियान। मेरी मोहब्बत तो तुम्हारे थप्पड़ खाने के बाद भी कम नहीं हुई थी। उसने बड़े हौसले से कहा। तुमने सिर्फ अपने दिल की ख्वाहिश को पूरा किया है और बस। वो तनफ्फुर से पूर्ण लहजे में बोला तो चंद सानिये तासुफ से उसे देखने के बाद सारा ने करवट बदल ली। आलिया ने लब भींचे। अब वो उसे उठा के नीचे तो फेंक नहीं सकता था। बेजार कुन सोचे लिए वो लाइट ऑफ करके ज़ीरो का बल्ब जलाकर अपनी जगह पर आन लेटा। उसके वहमो गुमान में भी ना था कि वो ऑफिस से घर पहुंचेगा तो इस हस्ती को अपने सामने पाएगा। पापा उससे पहले घर आते थे और वो उन्हीं के साथ बैठी गप्पे लड़ा रही थी। उमैमा, वो साकत ही तो रह गया था तो ये जिल्लत भी होकर ही रहनी थी। ये लो आलियान भी आ गया। पापा ने उसे लाउंज के सिरे पर जमा खड़ा देखकर ऊंची आवाज़ में उसे मुतला किया तो वो तेज़ी से खड़े होते हुए पलटी और फिर खुल के मुस्कुराते हुए उसकी तरफ बढ़ी। हेलो यंग मैन। उसने आलियान की जानिब हाथ बढ़ाया। वो जानती नहीं थी और जान भी नहीं सकती थी कि वो टूट फूट के किस अमल से गुजर रहा है। ट्रांस किसी कैफियत में उसने उमैमा से हाथ मिलाया। वो क्या कह रही थी, क्या बता रही थी, उसकी समातें कुछ भी सुन ना पा रही थी। वो महज उसके हिलते लबों को देख रहा था। गुजरे सालों में वो ढलने की बजाय मज़ीद फ्रेश और खूबसूरत हो गई थी, यूँ जैसे किसी भी गम ने उसे छुआ ही ना हो, या शायद गम ही ने उसे छू कर कुंदन कर दिया है। वो पता नहीं क्या क्या सोच रहा था और इस दौरान वो कतन नहीं जान पापा के साइड वाले और इस दौरान वो कतन नहीं पापा के साइड वाले सोफे पर बैठी सारा क्या क्या अंदाज़े लगा रही है। कतन नहीं जान पाया कि साइड वाले सोफे पर बैठी सारा क्या क्या अंदाज़े लगा रही है, और ये पहले ही दिन की झिझक थी। उमैमा के अंदाज बेतकल्फाना और अपनाइत भरे थे कि आलियान का खुद पर चढ़ाया खुश्क व बदमिजाजी का खोल खुद बहुत चटक गया और वह अंदर से निकलने वाला आलियान असल आलियान सिकंदर था। खुश मिजाज बरजस्ता गुफ्तगू करने वाला और उमैमा से मोहब्बत का दावेदार।
اس نے امیمہ سے ایک لفظ نہ پوچھا تھا کہ وہ کہاں رہی تھی، کیا کرتی رہی۔ اسے خوشی تھی تو فقط یہ کہ وہ اس کے پاس لوٹ آئی اور بس بلاخر اسے میری محبت کھینچ لائی۔ وہ خوش ہو کے سوچتا، مگر جب جب سارا کو دیکھتا تو اسے ملال گھیرنے لگتا کہ اسے اتنی آسانی سے شادی کے لیے ہار نہیں ماننا چاہیے تھی۔ آج کل اس کا سارا وقت امیمہ کے لیے تھا اور بس سارا بچی نہیں تھی کہ عالیان کے انداز نہ پہچانتی۔ یہ تو محبت کرنے والوں کے انداز ہوتے ہیں جو عالیان کے امیمہ کے لیے تھے۔ وہ بے اختیار اس کی طرف دیکھتا تو اس کی باتوں پر ہنستا اور ہر بات پر اس کی رضا کو ترجیح دیتا تھا۔ سارا ششدر ہی تو رہ گئی تھی۔ وہ کبھی خواب میں بھی نہیں سوچ سکتی تھی کہ عالیان کی محبت امیمہ ہوگی، اور اب یہ واپس آ گئی ہے۔ یہ تو عالیان کو ٹھکرا دی گئی تھی، پھر اب بھرا اس گھر سے اس کا کیا رشتہ باقی رہ گیا تھا۔ مرنے والا مر گیا اور عالیان سے اس کا کوئی ایسا ویسا تعلق نہ تھا، تو پھر اب اتنے سالوں کے بعد وہ دونوں صبح واک کے لیے جاتے، واک اکٹھے کرتے، تفریح کے پروگرامز بنتے، حالانکہ سارا بھی ہوتی مگر نہ ہونے کے برابر۔ اتنا بولتے ہو علی، اسے بولنا نہیں سکھایا، یا بہت بتونی ہوا کرتی تھی۔ امیمہ اسے ٹوکتی مگر وہ ہنس کے یوں ٹالتا جیسے اس کی کوئی اہمیت نہ ہو، اور اسے چاہنے والی بہت کانفیڈنٹ اور بولڈ سارا اس مقام پہ آ کے خوفزدہ سی لڑکی بن گئی، بالکل ڈر پوک۔ تو کیا اب یہ مجھے چھوڑنے والا ہے؟ وہ امیمہ کے انداز اور رویے کا بھی باریکی سے جائزہ لیتی، کہیں اسے عالیان سے محبت تو نہیں گھیر لائی۔ وہ بھی تو عالیان کو بہت چاہتی تھی، ایک دیور کے رشتے سے ہی صحیح، مگر ماضی میں وہ اس کے بہت نخرے اٹھایا کرتی تھی، اور وہی محبت اس کے انداز سے اب بھی جھلک رہی تھی۔ سارا کا دل ڈوب گیا۔ الحمرا میں نیو ٹیلنٹ کی پینٹنگ کی نمائش تھی، سارا بھی ہمارے ساتھ چلے گی، امیمہ نے سنتے ہی کہا۔ پاپا بھی آفس کے لیے نکلے تھے۔ سارا کچھ کہے بنا خاموشی سے برتن اکٹھے کرنے لگی۔ یہ کیا کرے گی وہاں جا کر؟ اسے تو تجریدی آرٹ کی ذرا بھی شدت نہیں، تصویر الٹی بھی لگا دو تو اسے پتہ نہیں چلے گا۔ وہ مذاق اڑانے لگا۔ کم آن علی، میں دیکھ رہی ہوں تم سارا پر بڑا روب ڈالتے ہو، اور جہاں تک سارا کو میں جانتی ہوں وہ پیار اور لحاظ میں برداشت کر جاتی ہے، ورنہ وہ بولڈ اور حساس طبیعت کی لڑکی ہے، یہ تمہیں بھی پتہ ہے۔ امیمہ نے سنجیدگی سے اسے جھٹکا۔ تو نہ کرے برداشت، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ لاپرواہی سے بولا۔ امیمہ نے بغور اسے دیکھا۔ اس کی گفتگو سے لگ ہی نہیں رہا تھا کہ وہ ابھی ہنی مون سے لوٹا ہے، بلکہ سارا اور اس کے سرد مہر سے تعلقات اسے کئی دنوں سے کھٹک رہے تھے، ان کی آپس میں بات چیت نہ ہونے کے برابر تھی۔ فرق پڑنا چاہیے عالیان، وہ تمہاری بیوی ہے، امیمہ نے اسے ٹوک دیا۔ اوفو، آپ اپنی بات کریں، چل رہی ہیں شام کو؟ وہ ٹال گیا۔ ہوں۔ امیمہ کی پشانی شکن آلود تھی، اسے بہت کچھ غلط ہونے کا احساس ہونے لگا۔ اس نے پہلی فرصت میں سارا کو پکڑا۔ تم نے عالیان کو اتنی چھوٹ کیوں دے رکھی ہے؟ جس نے باغے تروانی ہو تروا لیتا ہے، چھوٹ دینے نہ دینے سے فرق نہیں پڑتا۔ سارا کا لہجہ اس کی طرح ہلکا پھلکا نہیں تھا۔ اس نے گہری سانس بھری۔ اگر ایسی بات تھی تو شادی کیوں کی تم دونوں نے؟ ہم دونوں ہی مجبور تھے، وہ قدرے توقف کے بعد بولی تو سارا کی نگاہوں میں تحیر اتر آیا۔ کیسی مجبوری؟ میں اپنے دل کے ہاتھوں، اور وہ شاید ماموں جان کے؟ سارا شکست خوردہ آواز میں بولی۔ اوہ، امیمہ نے ہمدردی سے اسے دیکھا۔ عالیان تو بہت محبت کرنے والا لڑکا ہے، تم نے اسے بدل کیوں نہ دیا؟ بہت قدر کرے گا تمہاری، امیمہ نے کہا تو وہ اسے عجیب سی نظروں سے دیکھتے ہوئے بولی۔ پہلے تو شاید تبدیل ہو ہی جاتا، مگر اب مجھے توقع نہیں رہی۔ کیوں؟ اب کیا ہے؟ امیمہ نے پوچھا تو وہ اندر تک سلگھی۔ اسے امیمہ کی لالمی ایکٹنگ لگ رہی تھی۔ اس نے مجھے بتایا تھا کہ وہ کسی سے محبت کرتا تھا۔ سارا نے ایک دم سے حملہ کیا تو وہ لہجہ بھر کو چپ رہ گئی، پھر محتاط انداز میں بولی۔ کرتا تھا، ماضی کی باتوں کو ماضی کے ساتھ دفنا دینا چاہیے، مگر وہ اب بھی اس محبت کو اپنے جذبوں کا پانی دینے جا رہا ہے۔ سارا نے دھماکہ ہی کر دیا۔ جیسے اس کی محبت نے اس کے منہ پر تھپڑ مارے، ویسے ہی وہ میری محبت کے منہ پر بھی مارنا چاہتا ہے، اور جیسے وہ اسے چھوڑ گئی شاید ویسے ہی وہ مجھے بھی۔ وہ دکھ کے مارے سسک اٹھی۔ نہیں، بالکل نہیں، وہ ایسا نہیں کرے گا، امیمہ نے اضطرابی انداز میں کہا۔ آپ وہی ہیں نا؟ سارا نے آنسوں بھری آنکھوں سے اسے دیکھتے ہوئے اسے سن کر ڈالا۔ امیمہ کو اپنا آپ سلیب پہ لٹکتا محسوس ہوا۔ آپ کیوں آئی ہیں یہاں پر اسے مجھ سے چھیننے؟ وہ بدگمانی کی انتہا پر تھی۔ سارا، وہ بے اختیار بلند لہجے میں اسے ٹوک گئی، مگر وہ خود پر مزید قابو نہیں رکھ سکتی تھی۔ آپ تو چلی گئی تھی اسے چھوڑ کے، تو اب پھر سے کیوں آ گئی ہیں اس کے سامنے؟ وہ میرا ہونے والا تھا، مگر آپ کی وجہ سے ہم پھر سے میلوں کے فاصلے پر آ گئے ہیں۔ او مائی گاڈ، امیمہ کو غصہ آنے لگا۔ وہ اگر بے وقوف ہے تو تم مجھ سے زیادہ بے وقوف ہو، اب کی بار اس نے بھی تیز آواز میں کہا تو سارا نے سر جھٹکا۔ دیکھو، بچہ اگر جلتے کوئلوں کو پکڑنے کی ضد کرے تو اسے پورا نہیں کیا جا سکتا، بچہ چاہے کتنا ہی لاڈلا کیوں نہ ہو۔ عالیان کا بھی وہی حال ہے، مگر وہ وقت تو بیت گیا، اور یقین کرو میں نے تو اس کی بے وقوفی کو یاد تک نہیں رکھا، وگرنہ ایک بار جانے کے بعد یہاں کبھی نہ آتی۔ امیمہ کو یوں صفائیاں پیش کرنے کی عادت نہ تھی، اسے عجیب تو لگ رہا تھا، مگر ان حالات میں اور کوئی چارہ نہ تھا۔ مگر آپ کے یوں چلے آنے سے وہ پھر اسی وقت میں لوٹ گیا ہے، آپ کو محسوس نہیں ہوتے؟ اس کے بے اختیار انداز، اس کے وہ کہے جو پچھلے کئی برسوں سے ہم نے سنے نہیں تھے، وہ ان چند دنوں میں سن لیے۔ وہ سخت برگشتہ تھی، اس سے خفا تھی، اور ادھر
उमैमा को पहली बार अपनी यहाँ आमद पर अफसोस हुआ, वरना इतने दिनों से वो बहुत खुश थी। अपने पुराने कमरे में सोती, पापा के साथ गप्पे लड़ाती, आलियान के साथ सैर व तफरीह के प्रोग्राम्स में शरीक होती। वो अपना हर दुख और तकलीफ जैसे कि ही पीछे छोड़ रही थी, मगर आगे जो मसला खड़ा हो गया वो बहुत गुंजलक था। वो कसूरवार ना होते हुए भी कसूरवार ठहराई जा रही थी। इस पर मुस्तज़ात अपनी सफाइयाँ पेश करने का मतलब था मुखालिफ को मजीद शेर करना। उसके अंदर की उमैमा पूरे तमतराक से जागी। तुम जो कुछ सोचती हो मुझे इसकी कोई परवाह नहीं सारा, और मैं तुमसे कोई मजीद बहस नहीं करना चाहती, क्योंकि मैं जान गई हूँ यहाँ महज लफ्ज़ों से बात बनने वाली नहीं। वो उससे महज इतना कहकर अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। उसने अपने पीछे सारा के चिल्लाने की आवाज़ सुनी। आप क्यों नहीं चली जाती उसे छोड़कर? मैं जल्द या बदेर उसे अपना लूँगी, मगर आप उसके दिल से अपना साया हटाएं भी तो। वो एक कर्ब के आरम में जाकर अपने कमरे में सोगी। उमाइमा कहाँ है? आलियान ने आते ही पूछा। आज मैंने एक नई थाई डिश ट्राई की है आलियान, तुम्हें पसंद है ना? वो उसका सवाल नज़रअंदाज करते हुए पूछने लगी तो वो उसे घूरते हुए कमरे की तरफ पलट आया। सारा तेज़ कदमों से उसके पीछे आई। वो अपना कोट उतार रहा था। लाओ मैं हैंग कर दूँ। वो आगे बढ़ी। अपनी हद में रहो सारा, मैं तुम्हें बता दूँ। वो सर्द महरी से उसे वहीं रोक गया। मियाँ बीवी के ताल्लुक की कोई हद नहीं होती आलियान, खुदा के बनाए रिश्ते पर अपनी हदूद लागू मत करो। वो नरमी से बोली और उसका मूड ख़राब नहीं करना चाहती थी। वो खुद अपना कोट अलमारी में हैंग कर चुका था। उमाइमा कहाँ है? उसने एक बार फिर अपना सवाल दोहराया। सारा ने वो मुश्किल अपनी नागवारी पर काबू पाते हुए लापरवाही से कहा, मैं कौन सा उनकी सेक्रेटरी हूँ? यही कहीं होंगी। व्हाट? वो जैसे उछल ही पड़ा। ये सलूक है तुम्हारा घर आए मेहमान के साथ? सारा सुलग उठी। मेहमान के साथ हुस्न सलूक की बड़ी फिक्र है तुम्हें। क्या अल्लाह के यहाँ बीवी के साथ किए सलूक का नहीं पूछा जाएगा? वो तंजिया बोली तो वो उसे घूरने लगा। वो एकदम से गुस्सा भूलकर मुस्कुराने लगी। अच्छी लग रही हूँ ना? ब्लू कलर तुम्हारा पसंदीदा है। और वो वाकई ब्लू कलर के जदीद तराश खराश की लॉन्ग शर्ट और ट्राउज़र में अच्छी लग रही थी। आलियान की निगाह बेख्तियार ही भटकी। सारा के लिए उसकी इतनी ही नरमी बहुत थी। फ़ौरन उसके करीब आ गई। उसके वजूद से उठने वाली तेज़ मगर दिलकश सी खुशबू ने आलियान का घेराव कर लिया। ये खुशबू, ये लम्स, ये गुदास सरापा। आलियान को लंदन की रात याद आई। वो बहता गुनगुनाता झंडा नहीं, शरीदा सर तुंदो तेज़ नदी थी। पास आती तो ऐसे ही उसे बहा ले जाती, खसो खशाक की मानिंद। दर हकीकत वो सारा को नापसंद नहीं करता था। वो खूबसूरत थी, उससे मोहब्बत करती थी, और सबसे बड़ी बात ये कि वो उसकी बनकोहा बीवी थी। तो फिर उमाइमा, वो कौन थी उसकी? वो क्यों ठुकराता था सारा को? क्या सिर्फ इसलिए कि उमाइमा का तज्जिया दुरुस्त साबित ना हो जाए, या फिर उस बचकाना मोहब्बत के सच्चेपन को साबित करने के लिए? उसी वक्त उसका मोबाइल बज उठा तो वो चौंक कर हवास में लौटा। सारा को पीछे हटाते हुए उसने मोबाइल कान से लगाया। वालेकुम अस्सलाम, मैं घर आ चुका हूँ। आप कहाँ हैं? दिखाई नहीं दी। वो यकीनन उमाइमा ही से गुफ्तगू कर रहा था। सारा का तन बदन अनदेखी आग में जल उठा। बात करते करते वो उसे यकसर नज़रअंदाज करता कमरे से बाहर निकल गया। कुछ ख्याल आने पर सारा उसके पीछे लपकी। वो उमाइमा के कमरे में दस्तक देकर दाखिल हो रहा था। उसे अपना सूटकेस पैक करते देख कर नासमझी से उसे देखने लगा। मैंने सोचा बहुत तफरीह हो गई, अब लौटना चाहिए। वो लहजे में बशाशत भरते हुए बोली। ऐसा कैसे हो सकता है? अभी तो बहुत से प्रोग्राम्स बाकी हैं। वो बेयकीनी से बोला। फिर सही यार, जिंदा सोहबत बाकी। लापरवाही से कहते हुए उमैमा ने कमीज़ तह करके सलीके से सूटकेस में जमाई। आप मत जाएं, यही रह जाएं हमारे पास। आलिया ने कहा तो बेख्तियार उमैमा को 20 बरस की उम्र का वो लड़का याद आने लगा, उससे बेवकूफ़ाना मोहब्बत का दावेदार। वो हंस दी। ना बाबा, मैं कुछ दिन और यहाँ रही तो नज़र लग जाएगी तुम दोनों की जोड़ी को। इतने खूबसूरत लगते हो माशाअल्लाह। आलिया ने उसके चेहरे पर तमस्खर और तंज खोजना चाहा, मगर वहाँ ऐसा कुछ नहीं था। ये शादी मेरी मजबूरी थी उमैमा। अगर आप मेरे कॉन्ट्रैक्ट में होती तो मैं कभी भी ये शादी ना करता। मैं आपको ये कहने का मौका कभी ना देता कि देखा, मुझसे मोहब्बत करने का दावेदार अब अपनी बीवी के साथ कितना खुश है। वो जज्बाती हुआ। उमैमा हंसी और हंसती चली गई। फिर हथेलियों से आंखें पूछते हुए बोली, तुम अभी इतने ही बेवकूफ़ हो वाली। मैं क्यों कहूँगी भला ऐसा? और मैं तो जब से इस घर से ब्याह के आई थी तब से सारा का और तुम्हारा नाम इकट्ठे सुना था। फिर मुझे कोई इब्हाम कैसे होता? फैज़ान भाई को आपसे मोहब्बत थी और मुझे फैज़ान भाई से। मैं आपको यहाँ से रोते हुए जाने नहीं देना चाहता था। मैं रोक लेना चाहता था आपको, कैसे भी सही। वो बेबसी से मुठियाँ भींचते हुए बोला। और इसका तुम्हें वो बेवकूफ़ाना तरीका ही मिला मुझे प्रपोज़ करने का? और मैंने कितना शानदार जवाब दिया था तुम्हें। वो ज़ोर से हंसी। मैं अब भी आपसे शादी करने को तैयार हूँ। वो मजबूत लहजे में बोला तो वो संजीदा हो गई। और सारा, ज़रा दिल पे हाथ रख के बताओ, उसकी क्या जगह है तुम्हारी ज़िंदगी में? और बाहर कान लगाए खड़ी सारा का रवां रवां जैसे कान बन गया।
आलियान से निगाह मिलानी मुश्किल हुई, मगर वो उमैमा से झूठ नहीं बोल सकता था। उसकी मेरी ज़िंदगी में अहमियत मुसल्लम है, इसमें कोई शक नहीं कि वो आहिस्ता आहिस्ता मेरे दिलो दिमाग पर काबज़ हो रही है। मगर मैं आपसे, मुझसे क्या, मुझसे भी शादी करोगे? वो फिर से हंसी, जैसे उसका मजाक उड़ाया हो। स्टूपिड, यहाँ से जाने के साल भर बाद ही पापा ने मेरी शादी कर दी थी। उसने इंतहाई इत्मीनान से धमाका किया तो वो इंतहाई बेयकीनी से उसे देखने लगा। उमैमा ने इस बात में सर हिलाते हुए कहा, और अभी मैं उससे लड़के यहाँ आई हूँ। पापा के पास जाती तो वो सीधा मुझे वहीं भेज देते। अब ज़रा मौसूफ नाक रगड़ने पर आमादा हुए हैं तो मैंने सोचा कि इससे ज़्यादा क्या सताना। आपने शादी कर ली थी? वो मुतहय्यर बल्कि बेयकीनी के आलम में था। ज़िंदगी महज किसी की यादों के सहारे गुजारी नहीं जा सकती आलियान। वालिदैन सारी उम्र तो मेरे साथ न रहते। वो प्रैक्टिकल होने का मुजाहरा कर रही थी। आलियान के जहन की गिरा यखलख्त खुली। ये तो बहुत आम सी लड़की निकली। ये वो उमैमा तो ना थी जो सारा दिन फैज़ान की तस्वीर से बातें करते वक्त गुजार देती थी। उसके कपड़ों को इस्त्री करके खाम खा अलमारी में लटकाती और कभी तह करके रख देती। उसके जूते पॉलिश करते जैसे वो जिंदा हो और किसी भी वक्त लौट आएगा। यही सब था जिसने आलियान सिकंदर को बांध दिया। उसे फैज़ान और उमैमा के रिश्ते बल्कि उनकी मोहब्बत के अंदाज से मोहब्बत हो गई थी। और अब, अभी तो मुझे एयरपोर्ट पर छोड़ के आओगे? ये फ़ौरन उसने मेरी सीट कंफर्म करवा दी है और मैं उसको खफा नहीं करना चाहती। तहक्कमाना अंदाज में बोलती आलियान को कहीं से भी ख़ास उमैमा नहीं लगी, जिसके शहर में वो बरसों से जकड़ा हुआ था। उसके आमपन ने एक लम्हा लगाया था जंजीरों को तोड़ने में। ओके, मैं फ़्रेश होके आता हूँ, वो बेजार अंदाज में कहता वापस पलटा। सारा बिजली किसी तेज़ी से वहाँ से हट गई। वो उसे एयरपोर्ट छोड़ने आया था। मुसाफिर जाने लगे। अंदर जाने से पहले वो लम्हा भर के लिए रुकी। आई एम सॉरी आलियान, मगर मेरी किसी बात से तुम्हें तकलीफ़ पहुंची हो। मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश और मुतमिन हूँ। कम अज़ कम आज तक, कल का पता नहीं। सारा बहुत अच्छी है और सबसे भर कर ये कि तुमसे मोहब्बत करती है। उसकी कदर करो, उसे बिखरने मत देना और मेरे लिए दुआ करना। उसके लब कप कपा उठे तो आंखों की नमी छुपाने के लिए उसने तेज़ी से सन ग्लासेस लगाए और खुदा हाफिज़ कहती अपना सूटकेस धकेलती अंदर चली गई। आलियान कितनी ही देर खाली उस ज़हनी की कैफियत में खड़ा रह जाने वाले रास्ते को देखता रहा। पापा ने आते ही उमैमा को पूछा और फिर खफा होने लगे। बहुत बेवफा लड़की है, मुझसे मिल के तो जाती। खैर, फ़ोन पर ख़बर लूँगा उसकी। वो कह रही थी जाना बहुत ज़रूरी है, उनके शोहर ने शायद सीट कंफर्म करवा दी है। सारा बेहद मुतमिन और शाद थी। उमैमा के मुतल्लिक उसके खदशात बेजा निकले थे। पापा ठटके, किसके शोहर ने? उमैमा भाभी के। वो उनका कोट लेकर अपने बाजू पर डालते हुए मुस्कुराए। बेवकूफ़, फैज़ान के बाद तो उसने शादी की ही नहीं। 10 साल हो गए हैं उसे फैज़ान के नाम पे बैठे। वो दुख भरी मुस्कुराहट के साथ बोले तो सारा शशदर रह गई। वो तो कह रही थी कि नाराज़ होके यहाँ, वो अल्फाज भूलने लगी। हाँ, नाराज़ होके ही आई थी अपने बाप से। वो लोग उस पर दूसरी शादी के लिए ज़ोर दे रहे हैं, मगर वो फैज़ान को भूल नहीं पा रही। बात भरी तो वो भाग के यहाँ आ गई। अब शायद वो उसकी बात मान गए हों, वो कह रहे थे। और सारा की पेशानी अर्क आलूद हो रही थी। तो वो सब आलियान को खुद से मुतनफ़र करने के लिए, और मैंने क्या क्या नहीं कह दिया था उनसे। वो उनका कोट बेड पे डालती खुद को जैसे घसीटती हुई बाहर ले आए। आई एम सॉरी उमैमा, मैं आपको इतना गलत समझी। आंखों में आई नमी के साथ उसने अपना पैगाम हवाओं के सुपुर्द किया। आलियान तो बेहद नॉर्मल था। सारा ने उसके चेहरे पर कुछ खोजना चाहा। क्या देख रही हो? उसने एकदम से उसकी चोरी पकड़ी तो वो खफीफ सी होगी। उमैमा चली गई? हाँ, उसने गहरी सांस भरते हुए सारा का हाथ पकड़कर उसे अपने मुकाबिल किया। आई एम सॉरी सारा। सारा ने बेयकीनी से उसे देखा। ये आलियान सिकंदर ही था। बाज़ ज़िंदगी में कुछ ऐसे लोग मिलते हैं जिनके चेहरों पर अच्छाई और अज़मत के इतने खूबसूरत नकाब होते हैं कि हम बेख्तियार उनसे मुतासिर हो जाते हैं, उन्हें अपना आइडियल मानने लगते हैं। मगर वो नकाब जब सिरकता है तो आइडियलिज़म का भूत दुम दबा के भाग जाता है। बस यही समझ लो, एक ज़रा सी उल्फत हो गई थी और बस वो साफ गोई से कह रहा था। सारा की आंखें भीग गई। आप हमेशा याद रहेंगी उमैमा, मैंने तुम्हें थप्पड़ मारे थे, वो याद आ गए होंगे। वो एकदम से बोला तो उसे बेख्तियार हंसी आ गई। यहाँ और यहाँ, वो उसकी तरफ झुका तो वो सारा बेदक कर पीछे हटी। बस इतनी ही हिम्मत थी। मेरे मैदान में आते ही भाग उठी। वो मुस्कुरा रहा था। सारा मुस्कुराती हुई उसके शाने से आ लगी। मुझे उमैमा बहुत याद आएंगे, शायद तमाम उम्र। वो उदासी से बोली। वो क्यों? वो हैरान हुआ। बस यूं ही उनसे उल्फत सी हो गई है। सारा का दिल उमैमा की हकीकी खुशियों के लिए दुआ गो था। और इसके साथ ही ये खूबसूरत सा नावल अपने इख्तिताम को पहुंचा। उम्मीद करती हूँ दूसरे नावल्स की तरह ये नावल भी आपको पसंद आया होगा। कमेंट में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।